ओके। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर जो 5 था उसका लास्ट लेक्चर है। हम आज टोटल 3 क्वेश्चन करेंगे और स्टार्ट करेंगे हम हमारे क्वेश्चन नंबर 35 से। तो प्रैक्टिकल में आ गए। क्वेश्चन नंबर 35 डन। स्टार्ट करते, क्या लिखा है वो पढ़ते हैं, देन स्टार्ट करेंगे हम हमारा सम। मैनेजमेंट है परशवम लिमिटेड का इज प्लानिंग टू एक्सपांड इट्स बिजनेस एट अ इंटरनेशनल लेवल एंड कंसल्ट यू for preparing preparing an estimation of working capital needs so that they can avail the finance from the bank. The estimated data of company reveal the following information. Okay, सबसे पहले मटेरियल यूज किया है, जो डोमेस्टिक का मटेरियल यूज किया है वहां पे हमें 2 मंथ का क्रेडिट मिलता है, जो 9 लाख रुपए का हम इन टोटल में लेके आए। जो हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब कि जो हम बाहर सेल करते होंगे या फिर हम हमारा मटेरियल को कुछ इंपोर्ट करते होंगे, उसका हमारा 3 महीने का क्रेडिट है, उसके ऊपर हमारा 6 लाख रुपए पूरे साल में लगता है। वेजिस का जो पेमेंट है पूरे साल का 6 लाख रुपए का है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पेमेंट हम करते हैं 26,40,000 का। सेल्स हमारा है, डोमेस्टिक का जो सेल है वो 1.5 मंथ के हिसाब से 30 लाख रुपए का है, और एक्सपोर्ट का जो सेल है वो 3 महीने के क्रेडिट के हिसाब से 24,80,000 का है। सेल प्राइस 90% बिलो डोमेस्टिक प्राइस, तो हमें इक्विवेलेंट सेल्स यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के पहले का जितना भी एक्सपेंस हमारा होगा वो इक्विवेलेंट सेल के फॉर्म में बढ़ेगा, और उसके बाद का जो भी फॉर्म होगा वो हमारा ओरिजिनल सेल जो होगा ना उसके रेशियो में बढ़ेगा। मोरलेस हमने लास्ट सम एक किया था तो याद होगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पेएबल इन एडवांस फॉर अ 2 मंथ 3,60,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 3 लाख। ओके। एडवांस इनकम टैक्स फॉर ₹25,000। एडवांस इनकम टैक्स है 25,000 रुपए का, क्वार्टरली फाइलिंग का इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, पेड बाय द कंपनी। ओके। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज इंक्लूसिव ऑफ अ डेप्रिसिएशन ऑन द न्यू मशीनरी परचेस्ड ऑफ अ ट्रेलर मेड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है ये वाला 26,40,000 का, उसके अंदर हमारा डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है, यहाँ पे लिखा है। और जो ये नया मशीन था वो परचेस हमने किया था 24 लाख में, विद डेप्रिसिएशन रेट 10%। कैश ग्रोस प्रॉफिट 20% ऑन अ डोमेस्टिक सेल। ओके। हावेवर द promote expense, export promotion consultant, EPS board provide a revenue subsidy of 2.5% of the new machinery purchase। मतलब कि ये जो 24 लाख रुपीस का आपने जो नया मशीन खरीदा है उस पर हमें 2.5% का सब्सिडी अवेल हुआ है। फर्दर मोर company submit the letter of credit to its bank and avail the all export sale value within a 1 month। ओके, देखेंगे इसका क्या करना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चार्ज फी ऑफ ₹5% फॉर द सेम। The company keeps 1 month stock raw material finished goods each. Goods remain in the process for a half month with the 90% raw material introduced in the process. The company believes is keeping a cash and bank balance rupees 1.5 lakh rupees. The management is of the opinion that the safety margin to be kept at a 15%. Raw material import will attract a custom duty at 20%। ओके, यहाँ पे ये डबल स्टार की है और ये डबल स्टार हमारे यहाँ पे हो रहे। और अगर कभी भी बोले कस्टम ड्यूटी है तो कस्टम ड्यूटी ऑलवेज जो भी हमने इंपोर्ट किया होगा रॉ मटेरियल उसको ही अट्रैक्ट करेगी और किसी चीज को नहीं अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। कस्टम ड्यूटी 20% टू बी पेड अप फ्रंट विद द ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ अ 5% क्रेडिट अप फ्रंट। मतलब कि कस्टम ड्यूटी पे किया और ड्यूटी ड्रॉबैक 5% क्रेडिट अप फ्रंट किया है। यू आर रिक्वायर्ड टू prepare the estimated working capital statement for the next year, advise whether the company should continue with the export business or not, request assumption and notes should form the part of solution। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नोट्स और सॉल्यूशन के लिए हम जो भी assumption लेंगे वो सारे हमें यहाँ पे लिखने होंगे। तो अब हम हमारा क्वेश्चन 35 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ऑलवेज हम सबसे पहले हमारा कोस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं, या फिर हम कोस्ट शीट बोल लो। हमारी ये कोस्ट शीट कैसे बनेगी, तो डोमेस्टिक का पूरा पोर्शन अलग, ठीक है। देन जो भी हमने एक्सपोर्ट किया है उसका पूरा पोर्शन अलग, और इन दोनों का टोटल। डन। तो इतनी चीज मुझे पता है। सबसे पहले मैं मटेरियल यूज्ड कितना है 9 लाख, और
6 लाख रुपए। तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले मटेरियल। मटेरियल में सबसे पहले हमारा डोमेस्टिक। ओके, डोमेस्टिक को ये मत समझना कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए मटेरियल खरीदा है। डोमेस्टिक को आपको क्या समझना है, जो हमारा मटेरियल हम डोमेस्टिक वे में से खरीद रहे हैं वो इन टोटल में 9 लाख है। ओके, ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक सेल करने के लिए हमने डोमेस्टिक खरीदा है और इंपोर्ट जो हमने किया होगा उसके लिए एक्सपोर्ट के लिए खरीदा, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों थिंग अलग है। इंपोर्ट इंपोर्ट हमने कितने रुपए का मटेरियल किया है, तो इंपोर्ट हमने टोटल 6 लाख रुपए का मटेरियल हमने यहाँ पे किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि ये यहाँ पे डबल स्टार है धन, एंड यहाँ पे भी डबल स्टार है, मतलब कि ये रो मटेरियल के लिए कुछ बता रहा है। तो इंपोर्ट के लिए हम क्या बना देंगे, इंपोर्ट के लिए हम बना देंगे वर्किंग नॉट वन, वर्किंग नॉट वन इंपोर्ट रो मटेरियल। तो इंपोर्ट हमने इन टोटल में कितने रुपए का रो मटेरियल किया था, तो इंपोर्ट हमने इन टोटल में 6 लाख रुपए का मटेरियल हमने परचेज किया था। तो हम लिखेंगे यहां पे अब रो मटेरियल परचेस या परचेस प्राइस। परचेस प्राइस है हमारी 6 लाख रुपए। ओके, अब यहां सम के अंदर क्या लिखा है वो पढ़ते हैं हम। तो यहां पे लिखा है जो भी हमने रो मटेरियल इंपोर्ट किया है विल बी अट्रैक्ट कस्टम ड्यूटी एट 20%। तो रो मटेरियल पे कस्टम ड्यूटी लगेगी, तो हमारा रो मटेरियल महंगा होगा। ठीक है, आप पढ़ते हो नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस वाला थिंग, तो ये अरे नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस वाला नहीं, अपने पढ़ते हैं कि मटेरियल को टोटल खर्चा हम इंक्लूड करते हैं, बाकी ये कस्टम ड्यूटी हमें कौन देगा, ये कस्टम ड्यूटी हमें कोई नहीं देगा, हमें हमारे कस्टमर से ही लेनी पड़ेगी। तो प्लस कस्टम ड्यूटी एट द रेट कितना था वो 20%। ओके, तो 6 लाख का 20% हमारा हो जाएगा 1,20,000 रुपए। एक और बार ये कस्टम ड्यूटी क्यों ऐड हुई वो मैं बता देता हूँ। अपना नॉर्मल लॉस होता है और एक एबनॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट आपको पता है। ठीक है, जो नॉर्मल लॉस वाला पार्ट होता है, नॉर्मल लॉस वाला पार्ट पूरी इंडस्ट्री को लगता है, तो ये हम किससे चार्ज करते हैं, चार्ज बाय कस्टमर। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि बियर बाय कस्टमर। डन। वैसे ही अगर अबनॉर्मल लॉस हुआ, मतलब ये हमारी गलती से लॉस हुआ है, कंपनी के एम्प्लॉय या कंपनी की वजह से लॉस हुआ है, तो ये कौन बियर करेगा, तो ये बियर बाय कंपनी होता है। तो वैसे ही मैं बोलूं कि हमारा जो कस्टम ड्यूटी वाला पार्ट है, वो कस्टम ड्यूटी कौन चार्ज, वो एक नॉर्मल सर्कमस्टांस है कि अब नॉर्मल सर्कमस्टांस है, तो एक वो नॉर्मल सर्कमस्टांस है, तो नॉर्मल सर्कमस्टांस में चार्ज बाय कस्टमर होगा। अगर मुझे इसको चार्ज बाय कस्टमर करवाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं अपने कोर्सशीट के अंदर ऐड कर दूंगा। तो मैं जो रॉ मटेरियल वहां ऊपर टोटल लिखूंगा वो कोर्सशीट के अंदर आ जाएगा, ये 1,20,000। इसके अलावा इसमें क्या लिखा है, टू बी पेड अप फ्रंट हमने पे किया विद द ड्यूटी ड्रॉबैक, विद द ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ अ 5% क्रेडिट अप फ्रंट। ये क्या बोल रहा है, हमें 5% का क्रेडिट अप फ्रंट ही मिल गया। ठीक है, तो हमारा जो भी ड्यूटी था 20% का, उसके ऊपर हमें 5% अप फ्रंट, 5% अप फ्रंट हमें है ना क्या मिल गया, हमें मिल गया क्रेडिट अप फ्रंट मिल गया। तो यहाँ पे वो पोर्शन क्या हो गया, जिस चीज का मुझे क्रेडिट मिल गया है उसका मैं क्या करूंगा, उसको मैं माइनस कर दूंगा। अप फ्रंट ड्यूटी ड्रॉबैक एट द रेट 5%। 6 लाख का 5% हमारा हो जाएगा 30,000। तो ये हमारा हो जाएगा 120 माइनस 30, 80, 90, 90, 6,90,000। ये हमारा इन टोटल में हो गया 6,90,000 वैल्यू ऑफ रो मटीरियल इंपोर्टेड। तो रो मटेरियल जो भी हमने इंपोर्ट किया उसका ड्यूटी हमारे लिए कितना है, तो वो है 6,90,000 रुपए।
ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 6,90,000 रुपये। तो इसी के ही साथ ये हमारा रॉ मटेरियल का सीन यहाँ पे खत्म हुआ। देन रॉ मटेरियल के बाद हमें यहाँ पे कौन सी चीज दी है, तो रॉ मटेरियल के बाद हमें यहाँ पे दिया है वेजिस। वेजिस इन टोटल में कितना है, तो वेजिस इन टोटल में हमारा है 6 लाख रुपीस। तो हम लिख देंगे मटेरियल के बाद वेजिस, वेजिस है हमारा 6 लाख रुपए। डन, तो वेजिस का काम खत्म हुआ। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 26,40,000 के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में हमने सम के अंदर पढ़ा था कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में हमारा जो डेप्रिसिएशन का पोर्शन है वो इंक्लूडेड है, तो हमें डेप्रिसिएशन का पोर्शन माइनस करना पड़ेगा। यस, हमें डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन माइनस करना पड़ेगा। रीजन, तो सबसे पहले तो है ना, एक एक और पेज बना देते अपने यहाँ पे। सम के अंदर लिखा था जो भी आप नोट्स, जो भी आप अजम्पशन लो तो उसके नोट्स लिखना। तो मैं नोट्स यहाँ पे बना रहा हूं, नोट्स और अजम्पशंस। तो मैं पहला अजम्पशन क्या ले रहा हूं, मेरा पहला अजम्पशन है कि ये जो मैं पूरा वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन करूंगा ना, ये मैं पूरा का पूरा कैश कोस्ट बेसिस पे करूंगा। तो वर्किंग कैपिटल एस्टिमेटेड ऑन कैश कोस्ट बेसिस। डन। अंदर अंदर है ना, सम के अंदर हमें यहाँ पे बोला है कि रिक्वेस्ट अजम्पशन एंड नोट शुड बी फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आप ये नोट्स नहीं देख के आओगे या ये अजम्पशन आप नहीं लिख के आओगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। सीधी बात है, 1 से 1.5 मार्क्स कटने की आप निश्चित मान लो कि 1 से 1.5 मार्क्स आपका कट ही जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें काम करेंगे वर्किंग नोट 2 पे, और वर्किंग नोट 2 है हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। मतलब कि मुझे है ना क्या कैलकुलेट करना है, मुझे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कैलकुलेट करना है इन टोटल में। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड गिनते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमारे इन टोटल में है, ये पूरे के पूरे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमारे इन टोटल में 26,40,000 रुपए। 26,40,000 की हमारे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। हम्म, तो कहाँ गया, ये रहा हमारा पोर्शन। ये रहा, ये भी इतना भी नहीं, ओनली इतना पार्ट हमारे काम का है। तो द परचेज प्राइस ऑफ अ न्यू मशीन इज ₹24 लाख विद द डेप्रिसिएशन रेट ऑफ 10%। तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मुझे पूरा का पूरा पोर्शन माइनस करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन लिखेंगे 24 लाख पे 10%, तो ये हमारा हो जाएगा 2,40,000। डन। ओके, इसके अलावा एक और चीज है, ये तो ये खत्म हुआ। उसके अलावा क्या है एक और चीज के रेवेन्यू सब्सिडी ऑफ 2.5% फॉर द न्यू मशीन परचेस्ड। अब एक बात समझो, आपने अपना P&L बनाया होगा। पहली बात तो रेवेन्यू सब्सिडी का क्या होता है पता है ना, गवर्नमेंट सब्सिडी कैपिटलाइज होती है, बट गवर्नमेंट के सिवाय की जितनी भी सब्सिडी है ना वो कभी भी कैपिटलाइज नहीं होती है। गवर्नमेंट सिवाय की जितनी भी हमारी सब्सिडी होती है वो सारी की सारी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम शो करते हैं, एज अ हमारा रेवेन्यू बताते हैं कि रेवेन्यू ऑन सेल या वॉट एवर यू आपको जो नाम देना हो, तो हम वैसे शो करते हैं। अब आप समझो कि जो हमारा ये रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू क्या पार्ट है हमारे ऑपरेटिंग इनकम का। तो ये जो रेवेन्यू हुआ है मशीनरी परचेस करने के लिए, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ माय दिस इज नॉट पार्ट ऑफ माय ऑपरेटिंग इनकम। तो मैं यहाँ पे है ना पहले तो एक नोट डालूंगा, नोट लिख रहा हूं, नोट समझो आप। नोट है मेरी कि रेवेन्यू सब्सिडी, जो हमारा रेवेन्यू सब्सिडी होता है शैल नॉट बी कैपिटलाइज। रेवेन्यू सब्सिडी कभी भी हमारा कैपिटल शैल नॉट बी कैपिटलाइज्ड, बट जो हमारा रेवेन्यू सब्सिडी है वो कभी भी हमारा कैपिटलाइज नहीं होता है, बट इंस्टेंड इंस्टेंड इट विल
it will result in bringing down our down our manufacturing expense, which is revenue in nature. ओके, क्या बोल रहा है ये? तो ये बता रहा है कि इसकी वजह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस वो डाउन होगा। क्यों? क्योंकि जो ये रेवेन्यू सब्सिडी है, इसका नेचर है रेवेन्यू का। अब रेवेन्यू का नेचर पी एंड एल के क्रेडिट बाजू होता है एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पी एंड एल के डेबिट बाजू होते हैं। डन? ओके, तो रेवेन्यू इन नेचर है। हैड हैड द इट बीन द कैपिटल सब्सिडी, then it would have, yeah, it would be, अपने लिखते हैं, it would have reduced the purchase price of the machine and thereby changing the amount of depreciation. डन? तो ये क्या बोल रहे हैं? देखो, हम कोई भी इफेक्ट दे, हमारा है ना पी एन एल का अमाउंट सेम आ जाएगा। बट यहाँ पे ये इन लोगों ने नोट्स लिखने के लिए क्यों बोला है वो समझो। यहाँ पे क्या बोला है, ये जो सब्सिडी है ना हमारा, ये रेवेन्यू नेचर का है, रेवेन्यू सब्सिडी है। अगर कैपिटल सब्सिडी क्या होता, अगर कैपिटल सब्सिडी होता तो क्या होता, हमारा बैलेंस शीट में इस साइड हमारा असेट आता 24 लाख का। डन? उसमें से ये 2.5% का सब्सिडी माइनस हो जाता और एक नया वैल्यू आता और इस वैल्यू पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते। डन? तो ये हो गया एक मेथड। बट ये कब होता, जब ये कैपिटल नेचर का होता सब्सिडी। राइट? अब ये कैपिटल नेचर का नहीं, रेवेन्यू नेचर का है। तो रेवेन्यू नेचर में क्या होता है, रेवेन्यू नेचर में ऐसा होगा कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है ना, वो पूरा आ गया। डन? अब इसके अंदर एक तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होगा, उसके अलावा एक डेप्रिसिएशन का पार्ट होगा और इसके अलावा माइनस किया होगा रेवेन्यू सब्सिडी। डन? अगर ये रेवेन्यू सब्सिडी यहां से माइनस किया है, मतलब ये क्रेडिट है, ये यहां पे आना चाहिए था पहली बात तो, बट यहां पे हमें माइनस हमने क्यों किया है ये करना पड़ेगा। अब मुझे मेरा एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चाहिए, तो ये 26,40,000 है। इसमें से मुझे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों रिमूव कर दूंगा तो मुझे मेरा एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मिल जाएगा। तो बस मैं भी वही करने वाला हूँ, यहाँ से मैं माइनस कर दूंगा रेवेन्यू सब्सिडी। रेवेन्यू सब्सिडी हमारा मशीनरी था 24 lakhs का और उसका 2.5% कैलकुलेटर ये रहा। तो 24 लाख का 2.5% ये हमारा हो गया 60,000। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा 60,000। तो ये हमारा आ जाएगा 2,40,000 प्लस 60,000, 3 लाख माइनस 26,40,000, 23,40,000 हमारा आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। डन? तो क्या था, रेवेन्यू नेचर का था, इसलिए हमने यहाँ अलग शो किया। अगर ये हमारा कैपिटल नेचर का होता तो हम ये जो 60,000 है ना, यहां से डायरेक्ट माइनस करके उसका 10% डेप्री निकाल देते। ठीक है, शुड बी आंसर इज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, बट उस टाइम पे आपका ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऑलरेडी 60,000 से कम ही होता है। रीजन समझो, उन लोगों ने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में ही ये सब कुछ ऐड कर दिया है, तो उस हिसाब से वो मैनेज होता रहता है। डन? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के लिए हमने बनाया वर्किंग नोट 2। ये 6 लाख नीचे की साइड था एंड ये हमारा कितना है 23,40,000। 23,40,000 ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आ गया। अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के बाद हमारा क्या है वो देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो गया है, सेल्स आ गया है, एडमिन एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है। तो ठीक है, ये ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हमारे दो ये एक्सपेंस आ जाएगी, एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। तो उसके लिए तो कुछ बोला नहीं है, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। एडमिन एक्सपेंस हमारा कितने का है, वो है 3,60,000, 3 लाख, 3,60,000, एंड ये है हमारा 3 लाख रुपए। डन। तो ये इन दोनों का भी काम खत्म हो गया। देन एडवांस इनकम टैक्स, इनकम टैक्स हमारे अभी कुछ आएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद डन, और कुछ है नहीं, ये ओवरहेड की पूरी बात की है। ये लाइन याद रखना, ये मैंने लास्ट टाइम ये आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखाया था, लेकिन इस बार हम इसको कैलकुलेट भी करेंगे, रीजन है इस सम के लिए स्पेशली। ठीक है, कभी भी ऐसा कुछ दिया हो तो हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डन। हावेवर द प्रमोटर एक्सपेंस, ओके, ये वाला काम भी हमारा हो गया है। फॉर द न्यू मशीनरी परचेस, ओके, फर्दर मोर लेटर ऑफ क्रेडिट टू इट्स बैंक अवेल टू ऑल एक्सपोर्ट सेल वैल्यू विद इन 1 मंथ। ओके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट चार्ज कर रहा है 5%। ये क्या बोल रहा है, जो हमारा ये क्या कहना चाह रहा है कि हमारा जितना भी इंपोर्ट पे हम सेल करते हैं उसका हम 5% चार्ज देके उसका पैसा ले लेते हैं। याद है हमने एक फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट किया था। फैक्टरिंग के कॉन्सेप्ट में कैसा था, हम हमारे बिल किसी को दे देते हैं, बाद में वो बिल के अगेंस्ट में हमें हमारा एडवांस मनी देता है, दे देता है। तो वैसा ही ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट करता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या करता है, 5% चार्ज अपने पास रखता है। अब देखते हैं टोटल इंपोर्ट हमारा कितना है। तो हमारा टोटल इंपोर्ट है 24,80,000 का। तो एडमिन एक्सपेंस, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ओके। उसके बाद हमारा आएगा बैंक चार्जेस एंड फी, ओके। टोटल है 24,80,000। 20, अरे गलत कर दिया, हाँ गलत कर दिया, डोमेस्टिक के लिए जगह ही नहीं रखी लिखने के लिए। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे आएगा। ये हमारा होगा 1,24,000। डन। तो ये हमारा आ गया बैंक चार्जेस एंड फीस। ऑलमोस्ट सारे एक्सपेंस हमारे यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसमें मेन चीज कॉस्ट शीट ही है, बाकी कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें है ना एक चीज यहाँ पे बताई है कि हमारा जो कैश कॉस्ट होता है, कैश कॉस्ट जो हमारा होता है वो होता है 20% ऑन द डोमेस्टिक सेल। ओके, तो इसको एक बार हम गिनेंगे। तो इसके लिए हम एक और चीज बनाएंगे, डोमेस्टिक स्टेटमेंट शोविंग प्रॉफिट, या आपको जो लिखना हो लिख दो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट और टोटल, ठीक है। उसने बोला है कैश कोस्ट का 20% डोमेस्टिक सेल में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख करेंगे, सेल्स लिख देते। सेल्स कितना है, 30 लाख और 24,80,000। तो यहाँ मैंने लिख दिया 30 लाख एंड 24,80,000। तो ये हमारा हो जाएगा 54,80,000। डन। तो ये हमारा पूरा का पूरा सेल यहाँ पे हम ले आए हैं। क्या बोला है, अब देखो, 20% ऑन डोमेस्टिक सेल, जीपी हमारा है 20% ऑन डोमेस्टिक सेल। तो सेल्स में से मैं जीपी माइनस कर दूं, ग्रॉस प्रॉफिट, तो कितना है, वो है 20% ऑन डोमेस्टिक। तो 30 लाख का 20% हमारा हो जाएगा 6 लाख रुपए, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 6 लाख रुपए। अब हमें एक्सपोर्ट का सेल नहीं बोला है, एक्सपोर्ट का कितना जीपी हो रहा है ना वो हमें नहीं पता है। अब हमें वो ढूंढना है, तो वो हम कैसे ढूंढेंगे उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब यहाँ पे एक अजम्पशन लेते हैं, अजम्पशन नीचे लिख रहे हैं अपने। मैं क्या अजम्पशन ले रहा हूं समझो। अब डोमेस्टिक सेल की बात करते हैं। तो डोमेस्टिक सेल क्या बोलता है कि हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 100 रुपीज, जिसके अंदर मेरा जीपी है, ग्रॉस प्रॉफिट है 20% कैश कोस्ट बेसिस पे। तो ये हो जाएगा 20 रुपीज। तो 80 रुपीज हमें क्या मिलेगा, 80 रुपीज हमें मिलेगा हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट। डन। अब यही चीज मुझे करनी है
हमारे इंपोर्ट के अरे एक्सपोर्ट के सेल पे। ऐसा करो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नहीं रहने दो, ऐसे अलग ही करते हैं। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट सेल पे, तो एक्सपोर्ट सेल पे हमारा सेलिंग प्राइस घट के क्या हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट के लिए क्या बोला है कि हम हमारा जो सेल प्राइस है वो 10% बिलो डोमेस्टिक प्राइस रखते हैं। तो अगर मेरा सेलिंग प्राइस डोमेस्टिक का 100 है तो इसको मैं -10% कर दूंगा तो मेरा सेलिंग प्राइस एक्सपोर्ट का आ जाएगा और वो हो जाएगा 90 रुपये। इसमें से अब मुझे जीपी तो पता नहीं है, बट मैंने प्रोडक्शन ढूंढ लिया है। प्रोडक्शन मेरा 80 रुपीज है पर यूनिट। याद रखना, डोमेस्टिक हो या एक्सपोर्ट सेल हो, हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट तो चेंज नहीं होगा, हमारा सेलिंग प्राइस भले ही चेंज हो जाए। तो यहां से मैं माइनस कर दूंगा हमारा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा है 10 रुपीज। डन। तो 90 माइनस 10 करूंगा तो मुझे मिल जाएंगे कितने, अरे 10 का 80 रुपीज। 80 रुपीज हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो 10 रुपीज हमारा क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मुझे अब ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज निकालने हैं तो जीपी रेशियो इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 90। तो ये हमारा हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 19, ये हमारा हो जाएगा 11.11%। तो मुझे जीपी रेशियो यहाँ पे भी मिल गया 11.11% ऑन, किस पे है ये 11.11%, ये हमारा एक्सपोर्ट का है। तो हमारा एक्सपोर्ट का सेल कितना है, हमारा एक्सपोर्ट का सेल है 24,80,000 रुपए, और उसका मैं करूंगा 24,80,000, उसका 11.11%। तो ये हमारा हो जाएगा 275528, 275528। तो इन दोनों का टोटल यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 6 लाख, मतलब कि हो जाएगा 8,7,5,5,2,8। डन। अब मुझे क्या मिल जाएगा, अब मुझे मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा कितना होगा, जीपी है इसलिए मुझे सीओजीएस मिलेगा। तो ये हो जाएगा मेरा 24 लाख, और ये हमारा हो जाएगा 24,80,000 माइनस 27,755। तो ये हमारा हो जाएगा 22,04,472 रुपए। यार जगह कम पड़ रही है। Done? हम्म। तो ये हमारा हो जाएगा 2,2,4, 4 ने 2 6 0 4 4 7 2। तो मुझे मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे मिल गया। मेरा सीओजीएस कितना होना चाहिए, मेरा सीओजीएस होना चाहिए था 46,04,072 रुपीज। और मेरा यहाँ पे सीओजीएस में यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखूं, या मैं इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, ये तो सीओजीएस ही हो जाएगा ना, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखूं या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखूं, कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है। तो ये है सीओजीएस, क्योंकि हमारे पास यहाँ फिनिश गुड्स नहीं है। तो ये मुझे मिल गया, कितना हमने ढूंढा, 4604, कहाँ गया, हाँ ये रहा, 46044472, 46044472। ओके। अब क्या करो आप, 9 लाख प्लस 6,90,000 प्लस 6 लाख प्लस 23,40,000। तो ये आपका टोटल हो रहा है 45,30,000 रुपए, और आपका टोटल आ रहा है 4604,472। तो आपका है ना 74472, इतना जो है ना ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, ये हमारे अदर ओवरहेड, अदर ओवरहेड, ये क्या हमारे आया, बैलेंसिंग फिगर आया। क्या किया, सबसे पहले सम के अंदर हमें कैश कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ढूंढने के लिए दिया था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने गुड सोल्ड ढूंढ लिया, कैश ऑफ गुड सोल्ड। अब कैश गुड सोल्ड से हमें सीओजीएस मिल गया, सीओजीएस प्राप्त हुआ, वो सीओजीएस हमने हमारे मेन कॉस्ट शीट के अंदर लिखा, इसका टोटल किया और उसको उसमें से माइनस किया, तो इतना मुझे बैलेंसिंग फिगर मिला। ठीक है, यू हैव टू यूज ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द क्वेश्चन। आपको हर एक एलिमेंट को बारीकी से देख के समझ के ही लिखना पड़ेगा। देखो ये काफी लोग क्या करते पता है, इसका ही टोटल करके यहां डाल देते, मतलब क्या होता, आपका फिनिश गुड्स का टोटल गलत आता, बाद में यार डेटर्स के लिए जो टोटल आता वो भी गलत आता।
ठीक है। बाद में ये अदर ओवरहेड के ऊपर अगर सम के अंदर हमने कोई परसेंटेज, मतलब समझो मोरल लेस आपके 50%, अब 60 to 70% मार्क्स यहीं पे कट जाते हैं अगर आपको ये अदर ओवरहेड ढूंढना नहीं आता तो। ठीक है, इसलिए ये सब मैंने हमारे लास्ट लेक्चर में ये सारे कॉन्सेप्ट रखे हैं। तो COGS मिल गया। अब मुझे क्या मिल जाएगा, अब मुझे मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। तो 4604,472 प्लस 3,60,000 प्लस 3 लाख प्लस 1,24,000, तो ये हमारा हो जाएगा 5388 डन, 5388,472। तो हमें हमारा कॉस्ट ऑफ सेल मिल गया। ओके, अब ये बैलेंसिंग फिगर, इसके लिए भी एक अजम्पशन हम लिख ही देते हैं कि हम इसको है ना रिलेटेड टू प्रोडक्शन मान रहे हैं। क्यों हम ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन मान रहे हैं, रीजन समझ लो। COGS का टोटल के ऊपर हमारा बैलेंसिंग फिगर आया है। अगर कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर आता ना तो हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मान लेते, अरे रिलेटेड टू सेल मान लेते, बट COGS के ऊपर आया इसलिए हम इसको हमने माना है रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे लिख देते हैं अजम्पशन। सेकेंड अजम्पशन हमें हमारा मिल गया कि अदर ओवरहेड जो भी हमने लिखे हैं वहां पे आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन। डन। इसके साथ हमारा दो असम्पशन, वैसे तो हमने टोटल 3 असम्पशन यहाँ पे लिखा, 1 2 एंड दिस पार्ट आर फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। अगर आप ये स्किप भी कर डालोगे तो चलेगा, बट अंदर हमें नोट्स लिखने के लिए बोला है ना, इसलिए हम ये सारी नोट्स लिख रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारा वर्किंग कैपिटल बना देंगे। वर्किंग कैपिटल बनाने में कितना टाइम लगेगा, बहुत ही कम। तो 1 मिनट, वर्किंग कैपिटल कैसे बना सकते हैं, अभी तो है ना। इन हर चीज को हमें बांटना भी तो है, तो बांट देते हैं फटाफट, चलो डन। अभी तो कंटिन्यू ही रहेगा ये, नोट्स ऑफ अजम्पशन यहाँ से कट कर दो भाई। चलो, सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना है, मुझे इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सेल्स रेशियो ढूंढना है। तो मेरा डोमेस्टिक सेल कितना है, मेरा डोमेस्टिक सेल है 30 लाख रुपए। ओके, मेरा एक्सपोर्ट सेल है कितने परसेंट पे है, एक्सपोर्ट सेल है हमारा 90% के हिसाब से 24,80,000, 24,80,000। डन। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये एक्सपोर्ट सेल मेरा जो 90% पे रन कर रहा है ना, इसको मैं इस 90% को मैं कन्वर्ट कर दूंगा अपने 100% सेल में। तो कैसे होगा, तो 90% पे 24,80,000, तो 80% पे कितना, अगर वो हम करेंगे तो हमें हमारा डायरेक्ट सेल मिल जाएगा। हम क्या करते, हमें ना इस सम के अंदर इक्विवेलेंट सेल रेशियो नहीं ढूंढते। ठीक है, टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इक्विवेलेंट सेल रेशियो नहीं ढूंढता हूं। हमने लास्ट उस समय इक्विवेलेंट सेल रेशियो ढूंढा था और बताया था, बट मेरे को लगता है ये सम ऑलरेडी लंबा है और ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, जो मेरा टोटल है ना COGS का, इसके बाद का 4604,472 है, और ये 4640,0072 का मुझे दो पार्ट मिल चुका है। तो इसी दो पार्ट को मैं यहां पे लिख देता हूं। ये हमारा है डोमेस्टिक का 24 लाख रुपीस, एंड हमारा जो ये वाला पार्ट है एक्सपोर्ट का है 2204,472। तो ये मुझे डायरेक्ट इक्विवेलेंट सेल ही यहां पे मिला है। डन। 2204 22,044,72 22,044,72। डन। तो ये हमें हमारा सेल मिल चुका है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया। देखो याद रखना, ये इक्विवेलेंट सेल ढूंढ के ये नहीं बताओगे ना तो अभी चलेगा, क्यों चलेगा अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एडमिन एक्सपेंस की। तो एडमिन एक्सपेंस हमारे हैं टोटल 3,60,000 के। ओरिजिनल सेल रेशियो हम ढूंढ लेते हैं, तो ओरिजिनल सेल्स रेशियो, तो ओरिजिनल सेल्स रेशियो डाल के हम ओरिजिनल सेल रेशियो ढूंढ लेते, 30 लाख और 24,80,000 टेंस टू 24,80,000। तो इसको और ड्रॉ करें
तो ये हमारा बन जाएगा 300 टेंस टू 248। डन। इस रेशियो में हम डिवाइड कर लेते हैं। देखो इसको है ना वो लंबे से लंबा करने की कोई जरूरत नहीं कि एकदम मैं छोटा बना दूं कि 300 से मैंने 2 को डिवाइड किया 150 आ गया, उस साइड आ गया हमारा 124 और डिवाइड करते गए। या फिर ऐसा कर दो 300 डिवाइड बाई 248 कितना आ रहा है, पॉइंट में जवाब आ रहा है, नहीं चाहिए अपने को। 300 डिवाइड बाई 5 60, 248 डिवाइड बाई 60 पॉइंट में जवाब आ रहा है। ठीक है, अपने को नहीं चाहिए, अपने एडमिन एक्सपेंस है 3,60,000 के। 300 प्लस 248 हमारा होता है 548। 3,60,000 डिवाइड बाई 548 इंटू 300, तो ये आपका आ गया 197080। 197080 197080 माइनस करके माइनस 3,60,000, तो ये आपका आ गया 162920। उसके बाद ये हमारा 3 लाख रुपए, 3 लाख डिवाइड बाई 5480 डिवाइड इंटू 300, तो ये आपका आ गया 164234। और ये मैं माइनस कर दूंगा माइनस 3 लाख रुपीज, 3 लाख, तो ये हमारा आ जाएगा 135766। डन। 3 लाख माइनस 164234, ठीक है, 234 है। डन डन डन। 13576, ओके राइट ही है। 1,24,000 को भी मैं ऐसे बाइफरकेट कर दूं, तो एवरीवन 1,24,000 को भी मैं इसको बाइफरकेट कर दूं, सम के अंदर आओ। आह Furthermore, companies submit the letter of credit to its bank and avail the all export sale। क्या लिखा है ये, ऑल एक्सपोर्ट सेल। ऑल एक्सपोर्ट सेल मतलब ये जो भी खर्चा हुआ हमारा किसकी वजह से हुआ, ओनली फॉर एक्सपोर्ट सेल की वजह से हुआ, तो यहाँ पे आएगा 1,24,000। डन। टोटल कर लेते हैं 24 लाख प्लस 197080, 24 लाख प्लस 197080 प्लस 164234, तो ये हमारा हो गया 2,40,000 हो गया मेरे से। 197080 प्लस 164234, तो ये हमारा आएगा 2761, 27,61,314। देन माइनस में कर दूंगा 5388,472। ओके, फॉर द माई कन्वीनियंस, तो ये आ जाएगा हमारा 2627 डन। तो ये हमारा सीओ कॉस्ट ऑफ सेल भी मिल गया। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, अब हम कर देंगे हमारा अजम्पशन यहाँ पे लगा देंगे, नोट्स ऑफ अजम्पशन। अभी और कोई भी अजम्पशन हमको आगे लेना पड़ सकता है शायद तक, तो हाँ, तो नोट्स ऑफ अजम्पशन के बाद हम करते हैं हमारा काम स्टार्ट। यहाँ पे हम लिखते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यहाँ पे हमारा आएगा करंट असेट, यहाँ पे हमारा आएगा 5 6 10 लाइन छोड़ के करंट लाइबिलिटीज। देन करंट एसेट करंट लाइबिलिटी लिख दिया है। देन अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके। मैं पहले कर देता हूं क्लियर पेज, क्योंकि सब कुछ साथ में ही है। मटेरियल की बात कर लेते हैं। डोमेस्टिक का जो मटेरियल है वो 2 महीने की क्रेडिट में आ रहा है, और जो इंपोर्ट का मटेरियल है वो 3 महीने की क्रेडिट में आ रहा है। मतलब ये हमारा हुआ, यहां से हमें ये अमाउंट नहीं लेना है, ये अमाउंट हमें हमारे कहां से लेना है, हमारे हमने जो बनाया है वहां से लेना है। तो ये डोमेस्टिक आ गया, ये इंपोर्ट आ गया हमारा। ठीक है, डोमेस्टिक में हमारा डोमेस्टिक में हमारा मेरे को कोई आवाज आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। डोमेस्टिक में हमारा रॉ मटेरियल का टोटल है 9 लाख, और इंपोर्ट में है हमारा 6,90,000, तो यही हम यहाँ पे ले लेंगे 9 लाख। 6,90,000, और दोनों का पीरियड क्या है, तो 9 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 12, और इंपोर्ट का है 3 मंथ, तो 3 डिवाइड बाई 12, तो 9 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 18 लाख डिवाइड बाई 12, ये हमारा हो जाएगा 1,50,000 रुपए। 6,90,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, ये भी 6,90,000। एक मिनट 6,90 नहीं आएगा यहाँ पे,
यहाँ पे हमारा आएगा 6 लाख रुपए। बोलो क्यों 6 लाख आएगा? समझो एक चीज, 6,90,000 में से हमारा जो ड्यूटी लगा था वो ड्यूटी गवर्नमेंट को गया। जो ड्रॉबैक मतलब कि जो भी हमें रिफंड मिला था वो भी हमें ही मिला है। मतलब कि यहाँ पे हमारा जो क्रेडिटर्स है उसका कुछ भी लेना देना यहाँ पे नहीं है। अब उसका कुछ भी लेना देना नहीं है तो मुझे किस पे इसको गिनना चाहिए? तो मुझे इसको गिनना चाहिए हमारे, इसको हमें गिनना चाहिए हमारा जो रॉ मटेरियल परचेस किया उस भाव पे। और हमने रॉ मटेरियल परचेस किस भाव पे किया? हमने रॉ मटेरियल परचेस 6 लाख के भाव से किया है। तो 6 लाख इंटू 3, 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो ये हमारा हो जाएगा 1.5 लाख रुपए। डन। तो ये और दोनों खत्म हो गया। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजिस 1 मंथ, हमारा जो वेजिस का पेमेंट है ना उसको लैग होने में 1 महीना लगता ही। तो यहां पे हम लिख देते वेजिस, ऐसे नहीं, वेजिस, यहाँ पे आएगा हमारा वेजिस। वेजिस का टोटल हमने कितना निकाला? वेजिस का टोटल हमारा आया है 6 लाख रुपए। तो वेजिस 6 लाख रुपए इंटू कितना महीना वेजिस? 1 मंथ। तो इसको हम ले लेते हैं 1/12, तो 6 लाख का डिवाइड बाई 12, तो ये हमारा हो जाएगा अब 50,000 रुपए। उसके बाद हमारा है लैग इन मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमारा है, रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमारा कितना है? तो रिवाइज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमने हमारे यहाँ पे ढूंढा है और वो हमने यहाँ पे लिखा है 23,40,000। तो वही हम यहाँ लेंगे डेप्रिसिएशन और वो सब्सिडी माइनस करने बाद वाला 23,40,000। 0.5 मंथ है हमारा, 0.5 डिवाइड बाई 12, तो ये हमारा हो जाएगा 97,500 हमारा ये हो गया। हम बात करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो गया है। देन अब हमारा आएगा एक हमारे पास है ना अदर ओवरहेड। अब है ना ये हवा से ही आया है। अब समझो, आपको है ना, आप अपना आरटीपी एमटीपी देखोगे ना, ये आरटीपी का है एमटीपी का आंसर है, ये आरटीपी में 25 का आंसर है। अगर आप आरटीपी में 25 का आंसर देखोगे ना तो आरटीपी में 25 में भी क्या किया ये अदर ओवरहेड में इन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड समझ के एड ऑन ही कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के साथ। बट आपका आरटीपी ने साथ साथ में बोला है, आपके आरटीपी ने क्या बोला है साथ साथ में बता देता हूं। उन्होंने असम्पशन लेके क्या बोल दिया कि जो अदर ओवरहेड है आर ऑल्सो अज्यूम्ड, और अदर ओवरहेड आर ऑल्सो अज्यूम्ड टू बी आउटस्टैंडिंग। चलो ना इसको अजम्पशन लिख के ही है ना खत्म कर देते, अजम्पशन अपने लिख देते। क्या है हमारा थर्ड अजम्पशन? हमारा क्या आएगा? इन इन नहीं, जो हमारा अदर ओवरहेड है, अदर ओवरहेड आर ऑल्सो अज्यूम्ड टू बी आउटस्टैंडिंग, फॉर अ पीरियड 0.5 मंथ। डन। डन। ओके, आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 0.5 मंथ इन एब्सेंस ऑफ specific information, specific info, it can also assumed, it can also assumed that nothing is outstanding or प्रीपेड और प्रीपेड। डन। अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस होगा तो वो भी इसमें हमारा कवर हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है, जो भी हमारे अदर ओवरहेड्स है उसको हम असम्पशन ले सकते हैं कि वो भी 0.5 मंथ के लिए बाकी है, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 0.5 मंथ के लिए बाकी है। ठीक है, अब उन लोगों ने साथ में ये भी बोल दिया, क्या लिखा है साथ में मैंने? इन एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक इन्फो इट कैन ऑल्सो अज्यूम दैट नथिंग इज ऑल्सो आउटस्टैंडिंग। अगर देखो
मैं ये वाला पार्ट लिख दूं एग्जाम के टाइम पे, अगर और उसके बाद मैं नीचे नहीं कैलकुलेट करूंगा ना, तो अभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उन लोगों ने लिख दिया इतना पार्ट लिखू और नीचे नहीं कैलकुलेट किया तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। डन। आपको अगर ये वाला पार्ट आपने लिखा है तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन डन करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट लिखा है तो आप कैलकुलेशन नहीं करोगे तो अभी चलेगा। आपको क्या करना है, आपके आरटीपी में इस वाले पार्ट को उन लोगों ने अहमियत दी है, तो वो आप आरटीपी में 25 में जाके देख लेना आंसर क्या है। अभी हम क्या करेंगे, हम इस वाले पार्ट को अहमियत देंगे। ठीक है, तो वी आर कंसिडरिंग नॉट टू टेक क्या नहीं हमें टेक करना है, नॉट टू टेक अदर ओवरहेड इन वर्किंग कैपिटल बिकॉज नथिंग इज स्पेसिफाइड इन सम। ठीक है, तो मैं यार दूसरी तरीके से आपको सम गिना देता हूं। बाकी आप आरटीपी में 25 डाउनलोड करके, होशियार बच्चे हो आप लोग, आरटीपी में 25 डाउनलोड करके वहां पे आंसर आपका जो हो वो मैच कर लेना। ठीक है, तो मैं उसको कंसिडर नहीं करेगा। ठीक है, सेल्स के बारे में क्या लिखा है, तो अब सेल्स के बारे में बढ़ते, जो डोमेस्टिक है उसका पैसा 1.5 महीने में आ जाता है, जो एक्सपोर्ट करते हैं हम उसका पैसा 3 महीने में आता है। तो ये हमारे क्या हुए, ये हमारे हो गए डेटर्स। तो ठीक है, डेटर्स के बारे में हम देखेंगे। डेटर्स हमारे जाते हैं करंट असेट में। ठीक है, चलो, जगह छोटी है डेटर्स के लिए, बट डेटर्स एक्चुअली यहाँ जगह ही छोटी है। ये करंट लाइबिलिटीज को उठा के है ना यहाँ पे डाल देते हैं नए पेज पे, तो क्या हमारा जगह थोड़ा ढंग से बन जाए। डेटर्स, डेटर्स के बारे में बात करते हैं। डेटर्स क्या बोलता है भाई, डोमेस्टिक है उसके लिए भाई 1.5 महीने ले ले। तो डोमेस्टिक का हमने कॉस्ट ऑफ सेल ढूंढा, तो डोमेस्टिक का कॉस्ट ऑफ सेल हमारा आ चुका है 2761,314 रुपए, 2761,314 रुपए। तो यहाँ पे हमने लिखा डेटर्स डोमेस्टिक 2761,314, और इसको हमने कितना टाइम दिया, इसको हमने टाइम दिया है 1.5 महीने का, इंटू 1.5 डिवाइड बाई 12। तो 2761,300 डिवाइड बाई 2761,314 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 12, तो ये आपका हो गया 345,164। तो डोमेस्टिक का हमारा गया 345,164। डन। डोमेस्टिक के बाद हम एक्सपोर्ट भी देख लेते हैं। तो एक्सपोर्ट हमारा, हमने कितने रुपए का एक्सपोर्ट वाला हमने ढूंढा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 26,27,158, 26,27,158 इंटू उसको कितना महीना हम देते भाई, उसको हम 3 महीना देते हैं। क्या हम उसको 3 महीना देते हैं, तो ये कर दो यहाँ पे चौकड़ी। रीजन, इसको मैं भूलने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमने यहाँ पे हमारे लिए एक फैक्टर लगाया है, और फैक्टर हमें कितने दिन में पैसे दे रहा है, फैक्टर हमें दे रहा है एक्सपोर्ट सेल वैल्यू विद इन 1 मंथ। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट सेल वैल्यू विद इन 1 मंथ करेंगे, तो इंटू 1 डिवाइड बाई 12, 26,27,158 डिवाइड बाई 12, तो ये हमारा आ जाएगा 218,930, 218,930। ये हमारा हो गया एक्सपोर्ट। डन। तो ये एक्सपोर्ट यहां नहीं देखना है, उसके लिए नीचे कुछ बोला था वो हमें ध्यान रखना है, इसलिए ये सब मैंने गिनवाया जब मैंने पढ़ा था ना उस दिन। तो ये सेल वाला पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पेबल इन एडवांस 2 मंथ, एडमिन एक्सपेंस हम 2 महीने के एडवांस में पेमेंट करते हैं, 3,60,000 के हैं। तो एडमिन एक्सपेंस यहाँ हमारा करंट असेट बनेगा, 3,60,000 के हैं, इंटू 2 डिवाइड बाई 12, इंटू 2 डिवाइड बाई 12, तो ये हमारा हो जाएगा 60,000 रुपए। डन। तो एडमिन एक्सपेंस भी हमारे डन हो। लेग इन पेमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 3 लाख रुपीज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को 3 लाख रुपए लगते हैं, और वो लेग होता है तो हमारा जाएगा करंट लाइबिलिटी में 3 लाख रुपए, इंटू 1 डिवाइड बाई 12, 3 लाख डिवाइड बाई 12, तो ये हमारा हो गया
₹25,000। तो हमारा लेग इन पेमेंट ऑफ वेजेस भी हमें मिल चुका है। अब लेग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, वेजेस नहीं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ बरोबर। तो इसका भी काम हो चुका है। एडवांस इनकम टैक्स ऑफ ₹25,000 फॉर द क्वार्टरली फाइलिंग इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज पेड बाय द कंपनी। क्या लिखा है, पढ़ो एक एक करके, कि जो हमारा इनकम टैक्स है कितना है, ₹25,000 फॉर द क्वार्टर फाइलिंग। क्वार्टरली फाइल नहीं करते, क्या लिखा है, नेक्स्ट मंथ का जो क्वार्टर आ रहा है ना, उसका नेक्स्ट ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर आ रहा है उसके लिए 25,000 कर रहे हैं, ठीक है। क्वार्टरली पेमेंट लिखा होता तो 25,000 को डिवाइड बाय 4 करते, बट यहाँ पे क्वार्टरली फाइलिंग लिखा है, क्वार्टर फाइलिंग लिखा है, इसका मतलब है नेक्स्ट ईयर हम 25,000 का पेमेंट करने वाले हैं, जिसको हमने एडवांस में ही कर दिया है। तो ये पूरा का पूरा हमारा जाएगा इनकम टैक्स, कितना, ₹25,000। तो ये भी हमारा इनकम टैक्स, अरे करंट असेट है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कहाँ लिख रहा हूँ, ये रहा हमारा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ये होगा हमारा ₹25,000। तो ये भी खत्म। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ये वाला पूरा खत्म हो गया, ये वाला भी पूरा हमारा खत्म हो गया, डन। द कंपनी कीप्स 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स ईच। कंपनी जो है हमारा वो 1 मंथ का फिनिश गुड्स रखती है। अब रॉ मटेरियल की बात कर लेते हैं। तो रॉ मटेरियल हमारा यहां आएगा। अब रॉ मटेरियल हमें कितने में पड़ रहा है, तो रॉ मटेरियल हमें कितने में पड़ रहा है, तो हमें पड़ रहा है रॉ मटेरियल 9 लाख प्लस 6,90,000, मतलब कि 15,90,000 में पड़ रहा है। जब हम क्रेडिटर्स का गिनेंगे तो 690 नहीं 6 लाख लिए थे। रीजन क्यों है, क्योंकि हमें क्रेडिटर को तो इतना पे करना है, बट जब मैं अपने वेयरहाउस में सामान लेके आऊंगा तब मैं अपने वेयरहाउस में जो रॉ मटेरियल ला रहा हूं वो मेरा कितना बढ़ जाएगा, 690। तो 690 और 9 ₹15,90,000। वो 15,90,000 यहाँ पे जाएंगे। और इसका मंथ कितना था, इसका मंथ था 1 मंथ था रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स के लिए। तो 15,90,000 1/12, 15,90,000 डिवाइड बाई 12, 132500। तो इसके साथ हमारा जो रॉ मटेरियल का पार्ट था वो भी आ गया। अब फिनिश गुड्स भी उसने साथ में बोल दिया कि एफजी एंड एफजी ईच, एफजी भी हमारा 1 मंथ के लिए दे रहा है। तो फिनिश गुड्स के लिए हम क्या देखते हैं, फिनिश गुड्स के लिए हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल 5388472। ये अरे नहीं, ये कॉस्ट ऑफ सेल, अरे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखते, कॉस्ट ऑफ सेल कहां देखते, तो ये 4604472। तो 464446 कहां गया, 4604472। 4604472, 4604472 इंटू 1/12, ओके। तो 4604472 डिवाइड बाई 12, तो ये हमारा बनेगा 383706। डन। तो ये हमारा फिनिश गुड्स का, मतलब कि ये रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स दोनों का काम यहाँ पे खत्म हो गया। गुड्स रिमेन इन अ प्रोसेस फॉर अ हाफ मंथ। गुड्स हमारे जो प्रोसेस में रहते हैं, मतलब WIP के बारे में भी बोला है, WIP 0.5 मंथ, 90% of raw material introduced in the process, okay। The company believes in keeping a cash and bank balance 1.5 लाख रुपया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैश एंड बैंक बैलेंस 1.5 लाख रुपया, ठीक है। अब WIP गिनने के लिए ये जगह 1 2 3 4 छोटी ही है, तो यहाँ पे हम नीचे ही गिन लेते हैं WIP वर्क इन प्रोग्रेस। पहले क्या बोला है, सम के अंदर बोला है 0.5 मंथ का रखते हैं, 90% रॉ मटेरियल लग गया। तो 15,90,000 का हमने रॉ मटेरियल लिया था, उसका 90% हमारा WIP लग चुका है। तो 15,90,000 इसका 90% हमारा रॉ मटेरियल लग चुका है, इंटू 0.5 मंथ रखते हैं ये हम, तो इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12, तो 15,90,000 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12, ये हमारा हो गया 66250। डन। बेसिक कॉन्सेप्ट कभी भी मत भूलना, अगर WIP बोला है, रॉ मटेरियल के बारे में कुछ स्पेसिफाई किया है, तो हमने पहले भी बोला है, अगर किसी के बारे में कुछ स्पेसिफाई किया है तो ठीक है, नहीं तर जो भी हमारा कन्वर्जेशन कॉस्ट है उसका 50% हम मान लेंगे। डन। तो हमारे यहाँ कन्वर्जेशन कॉस्ट कौन कौन से है, तो हमारे यहाँ कन्वर्जेशन कॉस्ट है
वेजिस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और अदर ओवरहेड। तो पहले तो इसका अजम्पशन लिख देंगे हम, अजम्पशन अजम्पशन अजम्पशन, ये रहा नोट्स 4। वेजिस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एंड अदर ओवरहेड। ओके, WIP नॉट स्पेसिफाई, क्या लिख सकते हो आप, WIP इन एब्सेंस ऑफ, नहीं, वेजिस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अदर ओवरहेड, WIP इंफॉर्मेशन info not given by, not given, therefore assume 50%, 50% वर्क डन, डन। ओके, तो हम ले लेंगे। क्यों ऐसा किया, देखो अगर नॉर्मल सम भी होता ना तो हम कन्वर्जेशन कोस्ट का 50% लेते, हमने फर्स्ट डे से ही बात कर रहे हैं यार। ये जो भी हमारा वर्किंग, जब भी हम है ना ये सम हमने स्टार्ट किया तब से हम बात करें कि वर्किंग कैपिटल के अंदर अगर WIP के बारे में कुछ नहीं बोला, ऐसा बोला कि WIP है और कुछ भी नहीं बताया, तो हम क्या मानेंगे, WIP 100% है रॉ मटेरियल का, और जो हमारा कन्वर्जेशन कॉस्ट है मतलब कि वेजिस एंड ओवरहेड्स वो हमारा 50% है। तो यहाँ पे हमें रॉ मटेरियल के बारे में बता दिया वो 90% है, तो हमें क्या करना है, वेजिस के बारे में लिखना है। तो पहली बात तो यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया है हमने, ये है हमारा सबसे पहले रॉ मटेरियल, उसके बाद है वेजिस, उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, और उसके बाद है हमारा अदर ओवरहेड। डन, एक एक करके वहां से हर चीज को हम यहाँ पे उतारेंगे। तो कॉपी, यहाँ पे हमारा हो जाएगा पेस्ट, 744 हमने क्या मानेंगे, ये सारा काम हमारा कितना कंप्लीट हो चुका है, 50%, 50%, 50%, और महीना तो सेम ही रहेगा, 0.5 डिवाइड बाई 12, 0.5 डिवाइड बाई 12, 0.5 डिवाइड बाई 12। चलो फटाफट गिनते हैं, 6 लाख का 50% इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12, तो ये हमारा हो जाएगा 147, 14750। 6 लाख इंटू 50% इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12, कुछ गलत हो गया, कुछ तो भी गलत हो गया, 50% इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12, ये हमारा हो जाएगा 12,500। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 12,500। उसके बाद 23,40,000 इंटू 50%, 23,40,000 इंटू 15% इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12, 48,750। 74472 इंटू 15% इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12, 74472 इंटू 50% इंटू 0.5 डिवाइड बाई 12, तो ये हमारा हो जाएगा 1,552 तो हमारा टोटल WIP आ जाएगा 66,250 प्लस 12,500 प्लस 48,750 प्लस 1,552, तो ये हमारा हो जाएगा 1,29,052। तो सबसे पहले हम कर लेंगे टोटल ए। भाई कितने मिनट हो गए, हो 1 घंटा हो गया इतना छोटा सा सम गिनने में। 1,325,003,83706 प्लस 345,164 प्लस 218,930 प्लस 60,000 प्लस 25,000 प्लस 1,50,000 प्लस 12,009,52। तो ये आपका टोटल हो जाता है 14,37,727। 1,325,003,83706 प्लस 345,164 प्लस 218,930 प्लस 60,000 प्लस 25,000 प्लस 1,50,000 प्लस 122,427। हाँ, तो ये हमारा हो गया 1,437,727। मैंने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है WIP में, ये मेरा टोटल मैंने यहाँ पे गलत ले लिया था और ये भी मैंने यहाँ पे गलत ले लिया था, रीजन बिंग था मैंने इसको 100% कर लिया था, तो वो पुरानी आदत है। ठीक है, 1,437,727 हमारा आ गया टोटल ऑफ ए। अब हम करते हैं टोटल ऑफ बी, टोटल बी। तो ये 1,50,000, 1,50,000, 3,00,000, 3,00,000, 3,75,000, 3,75,000 प्लस
97,500, 3,75,000 प्लस 97,500, तो ये हमारा हो गया 447 25,000, 1.5 लाख, 1,50,000, 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 50,000 प्लस 97,500 प्लस 25,000, तो ये आपका हो गया 472,500, आई थिंक है ना। रिकॉर्ड नहीं हुआ है कुछ पार्ट, बट हमने कुछ किया नहीं है अभी तक, तो ये हमारा अराउंड अराउंड 1 आवर लगा है। आई थिंक सो आप एक 30 मिनट्स के अंदर अंदर ये सब घर पे बैठ के कर सकते हो। अरे भाई हो जा, क्या हुआ तेरे को, हैंग क्यों हो रहा है? डन। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया है, क्वेश्चन नंबर 35। अगर यही मेरे को रिवीजन वीडियो में कंप्लीट करना होता ना तो हार्डली 30 मिनट लगता, हार्डली 30 मिनट। एंड अगर मुझे कुछ भी समझाए बिना इसको सम को कंप्लीट करना होता ना, हार्डली 20-25 मिनट के अंदर अंदर ये मेरा खत्म हो जाता। बट मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन किया, इसलिए आपको लगेगा भाई 1 घंटा नहीं होगा इस सम का, बट ठीक है, समझाने में हो जाता है इतना टाइम। ओके डन, नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते। भाई साहब बहुत ज्यादा ही टाइम हो गया, मेरे को लगा था आधा आधा घंटे में तीनों सम खत्म हो जाएंगे, बट ये तीनों सबसे बड़े सम है। रिवर्स में ही हम लोग जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 रह जा रहा है, कौन सा रह जा रहा है? ये वाला सम हमने गिन लिया था, हाँ ये वाला गिन लिया था, याद आ गया मेरे को। क्वेश्चन नंबर 14 था ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 अब गिनते हैं। क्वेश्चन 14 बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2020 से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एबीसी लिमिटेड है विश टू नो द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल दैट विल बी रिक्वायर्ड टू मीट द प्रोग्राम दे प्लान फॉर द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, फोरकास्ट पी एंड एल एंड बैलेंस शीट। मतलब कि हमें वर्किंग कैपिटल, पी एंड एल एंड बैलेंस शीट हमें यहाँ पे बनाना है। बैलेंस शीट के लिए 3 चीजें हमें यहाँ दे दी ऑलरेडी। Production during the previous year 1,20,000 units. It is planned that this level of activity should be maintained during the present year. यही एक्टिविटी मतलब कि 1,20,000 का हम प्रोडक्शन करेंगे। Expected ratio of a cost to selling price are raw material 60% होगा, direct which is 10% और overhead 20%. Raw material are expected to remain in store for average 2 months. Issue of production, each unit of production is expected to process is a 1 month. The time lag in the payment of wages is a 1 month. Finished goods will stay in the warehouse awaiting the dispatch and customer of 3 months. Credit allowed by creditor 2 months and the date of delivery material. Credit give to the date of a 3 months. Selling price per unit हमें दे दिया है। तो सारी चीजें दे दी है, इतना ही दिया है और कुछ दिया नहीं है। अब हमें क्या ढूंढना है? हमें ढूंढना है सबसे पहले पी एंड एल बनाएंगे। पी एंड एल बनाने के बाद हम क्या करेंगे? हम बैलेंस शीट बनाएंगे, नहीं वर्किंग कैपिटल बनाएंगे और बैलेंस शीट साथ में बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 14 का एक ये स्पीड समझाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा हमारे पास तो ही हम वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो टी फॉर्मेट हमारा यहाँ पे, टी फॉर्मेट हमारा यहाँ पे बैलेंस शीट ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो अब एक एक करके स्टार्ट करते। सबसे पहले मेरा प्रोडक्शन इस साल कितना होगा? 1,20,000 यूनिट का, और इसका सेलिंग प्राइस कितना है? इसका सेलिंग प्राइस है पर यूनिट 5 रुपीज। तो सेल्स 1,20,000 इंटू 5, तो ये आपका हो जाएगा 6 लाख रुपए का आपका सेल। ओके, अब क्या बोला है? द एक्सपेक्टेड रेशियो कोस्ट टू सेलिंग प्राइस, कोस्ट से सेलिंग प्राइस का एक्सपेक्टेड रेशियो हमारा क्या है? तो रॉ मटेरियल 60% लगेगा, डायरेक्ट वेजेस 10% और ओवरहेड 20। मतलब ये कितना हुआ? 6 7 8 9 90% याद दे दिया, मतलब कि 10% हमारा क्या होगा? जीपी होगा। डन। तो मुझे ग्रोस प्रॉफिट पहले पता चल गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जीपी। ग्रोस प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए, बट ठीक है चलो। सबसे पहले हमें पता है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल सेल का कितना परसेंट है? तो रॉ मटेरियल आर 16% ऑफ सेल। तो लिखते हैं 6 लाख का 16%, 6 लाख का 16% हमारा होगा 3,60,000। तो ये हमारा आ गया रॉ मटेरियल सबसे पहले। देन डायरेक्ट वेजेस कितना है? 10% है,
देखो यहाँ पे लिखा है कोस्ट टू सेलिंग प्राइस लिखा है। आप क्या कर सकते हो, ये 5 रुपए को आप है ना सेलिंग प्राइस में तोड़ दो तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 × 10 0.5 और ये हो जाएगा 1। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। आपकी चॉइस है आपको कैसे करना है। डन, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे वेजिस कितना था हमारा 10% ना, वेजिस था 10%, तो 6 लाख का 10%, 6 लाख का 10% हमारा कितना होगा, तो 6 लाख का 10% 16,000 होता है। देन उसके बाद क्या है, उसके बाद है ओवरहेड 20%। तो ओवरहेड ये हमारे 20%, 6 लाख का 20%, तो ये हमारा हो जाएगा 1,20,000। डन। तो अब हमें हमारा जीपी मिल जाएगा। जीपी जीपी भी पता ही है 6 लाख का 10%, ये 60,000 है, पर इसको हम बैलेंसिंग फिगर की तरह दिखा रहे हैं। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। ओके, अब ये जीपी क्या होगा, जीपी ट्रांसफर होगा अपने पीएनएल में बाय जीपी। जीपी था 60,000। डन। तो ये जीपी का हमारा खेल यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये वाली लाइन का खेल हमारा खत्म हो गया। ये पूरा हमें यहाँ से ये पूरा का पूरा जो है पार्ट, ये तो मटेरियल गिनने के लिए दिया है, ठीक है। तो इसको भी अभी हम क्या कर दे, गोली मार देते हैं। देन एक ये वाला खर्चा है, 10% डिबेंचर है 1 लाख रुपए के, तो यहाँ पे हमारा आएगा डिबेंचर इंटरेस्ट। डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है, 1 लाख का 10%, इसका 10% हमारा होगा 10,000 रुपये। डन। तो हमें हमारा नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। नेट प्रॉफिट हमारा होगा 50,000, 60 - 10 50,000 और टोटल भी हमारा बना रहेगा 50,000। डन। तो सबसे पहले हमें बनाना था हमारा बैलेंस शीट, तो अरे पीएनएल, तो पीएनएल हमने हमारा बना लिया है। अब क्या करेंगे, अब हम है ना वर्किंग कैपिटल ड्रॉ करेंगे, वर्किंग कैपिटल। एंड अब पूरा का पूरा हमारा कैलकुलेशन किससे रिलेटेड रहेगा, हमारा रहेगा रिलेटेड टू वर्किंग कैपिटल। तो ठीक है, एक एक करके वर्किंग कैपिटल की चीजें हम लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो बैलेंस शीट सबसे लास्ट में बनेगा, उसका रीजन आपको अभी पता चल जाएगा। हाँ हाँ, डन। सब कुछ हमारा हट गया है, इस वाली लाइन का काम खत्म हो गया है, इस वाली लाइन का काम खत्म हो गया है। अब सेकंड वाली लाइन में आते हैं कि रॉ मटेरियल आर एक्सपेक्ट टू रिमेन इन अ स्टोर एवरेज ऑफ अ 2 मंथ्स। रॉ मटेरियल हमारा जो है वो रहेगा 2 महीने के लिए। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कितने रुपए का है, तो रॉ मटेरियल हमारा था 3,60,000 का, तो 3,60,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12। एक मिनट, ये वाला पोर्शन है करंट असेट का, 3,60,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12, तो ये आपका हो जाएगा 60,000 रुपये। तो सबसे पहले आपको आपका रॉ मटेरियल मिल गया। देन क्या है हमारे यहाँ पे, ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, ये वाला काम खत्म हो गया। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज एक्सपेक्ट टू प्रोसेस, प्रोसेस मतलब ये डब्ल्यूआईपी की बात कर रहा है, फॉर अ 1 मंथ। डन। एंड द टाइम लेग इन वेज, वो तो वेजेस की बात आ गया, वेजेस अभी बाद में करते हैं, पहले प्रोसेस की बात कर लेते हैं, डब्ल्यूआईपी। तो हमारा आएगा डब्ल्यूआईपी। अब डब्ल्यूआईपी में क्या क्या होगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक की सारी चीजें होगी। ओके, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या आता है, हमने कॉस्ट शीट नहीं बनाई है, पीएनएल बनाया है, तो पीएनएल से भी हमें पता तो चल सकता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या आएगा। तो रॉ मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड, ये सारे हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बात है। तो ये हमारा आ गया डब्ल्यूआईपी में, सबसे पहले रॉ मटेरियल, फिर आ जाएगा हमारा वेजिस और उसके बाद हमारा आ जाएगा ओवरहेड। रॉ मटेरियल हमारा 3,60,000 रुपये है। डन। बाद में वेजिस हमारा कितना है, वेजिस 60,000 और ओवरहेड 1,20,000 है। ओके, बचपन से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं कि अगर डब्ल्यूआईपी का पीरियड दिया है लेकिन डब्ल्यूआईपी के बारे में कुछ बोला है, कुछ भी नहीं बोला है, तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि रॉ मटेरियल्स 100% यूज हो चुका है एंड वेजेस 50% हो चुका है और ओवरहेड 15% हो चुका है। और इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड है हमारा 1/12, 1 मंथ है तो 1/12, ठीक है। 3,60,000 इंटू 1/12, तो ये आपका हो गया 30,000 रुपये। 60,000 का 50% होता है 30,000 और 30,000 डिवाइड बाई 12, ये आपका हो गया 2,500 रुपीज।
1,20,000 का 50% होगा 60,000, और 60,000 डिवाइड बाई 12 ये आपका हो जाएगा 5,000 रुपये। ठीक है, तो WIP का टोटल हो जाएगा हमारा 30,000 प्लस 2,500 प्लस 5,000, ये हमारा हो जाएगा 37,500 रुपीज। तो ये हमारा WIP हमें मिल गया। डन। WIP की बात लिखा है लेग इन वेजिस इन पेमेंट इज अ 1 मंथ। तो जो हमारा वेजिस है ना उसका पेमेंट करने में लैग होता है 1 महीने का, मतलब ये हमारा है करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में क्रेडिटर के लिए जगह छोड़ के वेजिस, वेजिस था हमारा टोटल रुपीज 60,000 का, और 60,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, तो ये हमारा हो जाएगा 5,000 रुपीज। तो ये वेजिस भी हमारा आ गया, तो ये वेजिस का भी काम खत्म हो गया। फिनिश गुड्स विल स्टे इन अ वेयर हाउस अवेटिंग अ डिस्पैच टू द कस्टमर अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स, मतलब कि फिनिश गुड्स हमारे पास 3 महीने के लिए रहते। तो फिनिश गुड्स ये हमारे पास कितने 3 महीने के लिए लेते। फिनिश गुड्स किस पे कैलकुलेट होगा, तो हमारा जो फिनिश गुड्स का पोर्शन होगा ना वो टोटल सेल पे कैलकुलेट होगा। ठीक है, क्यों हम यहाँ पे टोटल सेल पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक पहला रीजन है, ये कोई रीजन नहीं है भाई, हम किस पे गिनते हैं, हम टोटल कॉस्ट पे गिनते हैं। टोटल कॉस्ट मेरा कितना है, तो मेरा टोटल कॉस्ट है 360 प्लस 60 प्लस 120 कितना होता है 6 लाख माइनस 60,000 5,40,000 रुपए। तो ऐसे में है ना गलत गलत बोलता रहूंगा, आपको याद रखना है भाई फिनिश गुड्स हमेशा टोटल कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है 5,40,000 रुपए इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो 5,40,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 1,35,000 रुपए। ठीक है, टोटल कॉस्ट कैसे है, टोटल कॉस्ट माने रो मटेरियल प्लस वेजेस प्लस ओवरहेड, या तो फिर सेल्स माइनस जीपी कर दूंगा तो अभी मुझे मेरा टोटल कॉस्ट फिनिश गुड्स बनाने का टोटल कॉस्ट मुझे मिल जाएगा। ठीक है, जिसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते ही है। डन। अब स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का भी काम खत्म हो गया हमारा। क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर 2 मंथ, क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर कितने महीने का है, 2 महीने का हमने क्रेडिट अलाउड किया है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारा कैलकुलेट होगा कितने के ऊपर, क्रेडिटर हमारा रो मटेरियल पे क्रेडिट कैलकुलेट होगा। रो मटेरियल हमारा है 3,60,000, तो क्रेडिटर है 3,60,000 के। रो मटेरियल है हमारा, अरे पीरियड है हमारा 2 डिवाइड बाई 12, तो 3,60,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 12 60,000। डन। तो ये क्रेडिटर का भी काम हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। डन। बाद में क्रेडिट गिवन टू द डेटर्स 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच, तो क्रेडिट हमने जो गिव किया है डेटर्स को वो 3 महीने के लिए किया है डेट डिस्पैच के लिए। ठीक है, तो ये अब हम डेटर्स का पार्ट अब हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हमारा जो डेटर्स का पार्ट है उसको हमने कितना 3 महीने दिया है डिस्पैच से, तो हम यहाँ पे अब गिनेंगे डेटर्स, करंट एसेट में डेटर्स गिनेंगे। डेटर्स इस केस में हम है ना P&L दिया है इसलिए हम यहाँ पे हम गिनेंगे टोटल सेल पे। टोटल सेल है हमारा 6 लाख रुपए, और पीरियड कितना है, पीरियड है 3 डिवाइड बाई 12, 6 × 3 = 18 लाख, 18 को 12 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1.5 लाख रुपए। डन। तो हमारा ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी है, तो और कोई चीज यहाँ पे बाकी नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम टोटल कर लेते हैं। टोटल ए का टोटल होगा हमारा 60,000 प्लस 37,500 प्लस 1,35,000 प्लस 1,50,000, तो ये हमारा टोटल ए का हो गया 382500, 3,82,500 रुपये। डन। और इसका हो गया 65,000 टोटल बी। वर्किंग कैपिटल हमारा आ जाएगा -65,000, तो अपना वर्किंग कैपिटल आ जाएगा 3,17,500। 3,17,500 का वर्किंग कैपिटल हमें नीडेड है, हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब मार्जिन के लिए कुछ बोला नहीं है तो ठीक है। चलो अब बना लेते हैं हम हमारा बैलेंस शीट का पार्ट। बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के लिए 2-3 चीजें आपको रिक्वायर रहेगी। एक तो आपका वर्किंग कैपिटल एंड देन सेकंड आपका यहाँ पे दिया है
ये वाला। तो सबसे पहले इश्यू शेयर कैपिटल है 6 लाख रुपए की। शेयर कैपिटल यहाँ पे हमारा होता है करंट लाइबिलिटीज रुपीस करंट असेट। अच्छा, एफएम के अंदर टी टाइप फॉर्मेट आप बना दोगे ना तो वैलिड है, कभी भी कोई मार्क्स आपका कोई नहीं काटेगा। ठीक है, शेयर कैपिटल आपकी कितनी है? तो शेयर कैपिटल है हमारी 6 लाख रुपए। डन। तो ये आ गया 10% ऑफ डिबेंचर 1 लाख रुपए के, तो ये यहां पे आ जाएंगे 10% ऑफ डिबेंचर 1 लाख रुपए के। डन। एंड फिक्स असेट है हमारी 4.5 लाख की, तो ये यहां पे आ जाएगी फिक्स्ड असेट 4.5 लाख रुपए की। अब क्या करेंगे? अब पी एंड एल और वर्किंग कैपिटल पर से हम एक एक अमाउंट यहां पे ट्रांसफर करना स्टार्ट करेंगे। पी एंड एल से कौन सी अमाउंट ट्रांसफर होगी? तो पी एंड एल में से ये जो हमारा नेट प्रॉफिट है 50,000, ये ट्रांसफर होता है हमारे बैलेंस शीट के अंदर। तो यहां पे सबसे पहले हमारा आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हमारा आएगा पी एंड एल अकाउंट। कौन सा? ये करंट ईयर का है, तो आप यहां पे लिख दो सी वाई करंट ईयर। कितना था? वो था हमारा 50,000 रुपये। डन। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। ओके, पी एंड एल का काम खत्म हो गया। वर्किंग कैपिटल के अंदर हमारे पास करंट असेट है, ये पूरा का पूरा वहां पे एज इट इज आ जाएगा। तो ये ले चलो करंट असेट में। ठीक है, करंट असेट में सबसे पहले रो मटेरियल 60,000 का। रो मटेरियल 60,000 का। अच्छा ठीक है, आप इसको बाहर लिख दोगे तो अभी चलेगा, अंदर लिख दोगे तो अभी चलेगा, मैं बाहर डायरेक्ट लिख रहा हूं। डब्ल्यू आई पी हमारा 37,500। डन। देन हमारा फिनिश गुड्स है 1,35,000 रुपये। फिनिश गुड्स है, ये है हमारा 1,35,000 रुपये। डन। देन क्या है? देन है डेटर्स है हमारे 1.5 लाख के, तो डेटर्स हमारे यहाँ आ जाएंगे 1.5 लाख रुपए के। उसके बाद करंट एसेट का काम खत्म हो गया, यहाँ पे आ जाते हैं करंट लाइबिलिटीज के बाजू। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहले है हमारा क्रेडिटर्स 60,000 का। क्रेडिटर्स 60,000 का। ओके। एंड वेजिस है हमारा 5,000 रुपए का। तो वेजिस को हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग वेजिस बोलते हैं लाइबिलिटीज में लाने के बाद। ये है 5,000 रुपए का। तो हमारा ऑलमोस्ट चीजें दोनों जगह से यहाँ पे आ गई है। अब हम इसका टोटल करते हैं और टोटल करेंगे। फिक्स असेट है 4.5 लाख की प्लस 60,000 प्लस 4.5 लाख प्लस 60,000 प्लस 37,500 प्लस 1,35,000 प्लस 1.5 लाख रुपए। तो ये आपका है 832500 टोटल। याद रखना हमें ऑलवेज बचपन से मैं तो करता हूं, जो करंट एसेट का टोटल होगा ना वही टोटल हमारा करंट लाइबिलिटीज का होगा। डन। डन ना? यही होता है ऑलवेज। आप भी यही करते होगे बचपन से, आपके सरों ने भी। आपने जब फाउंडेशन किया होगा, फाउंडेशन से पहले 11th 12th किया होगा, तो आपके सर ने एक चीज आपको बोल दी होगी कि अगर करंट असेट का टोटल आ जाता है तो वही आपका करंट लाइबिलिटीज का होगा 90% केस में। वो लोग कभी नहीं बोलते 90% केस में। हाँ, पर 90% केस में करंट एसेट का जो टोटल होता है ना वही करंट लाइबिलिटीज का टोटल बनता है। ठीक है, अब करंट लाइबिलिटीज का टोटल कितना हो? 6 लाख प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 65,000। तो ये हो रहा है 8,15,000 रुपए। टोटल हो रहा है 8,32,500। हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 17,500 रुपए। तो मैं इसको है ना करंट लाइबिलिटीज बनाऊंगा। अब ये 17,500 को मैं क्या नाम दूं? 17,500। डन। अब इसको मैं क्या नाम दूं? वो भी तो एक गौर करने की बात है। तो इसका नाम देने के लिए सबसे पहले मुझे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना था? तो मेरे को वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट था 3,17,500। देखो, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है मुझे 3,17,500 रुपए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 3,17,500। ओके, तो इतना मुझे तो चाहिए पैसा। अब मेरे पास कैश कितना है वो भी देख लेता हूँ। फंड मेरे पास कितना है? फंड अवेलेबल। तो फंड अवेलेबल का मतलब क्या होता है? हमारे पास हार्ड के कितना कैश है वो देखते हैं, चलो एक एक करके। फिक्स असेट मेरे पास 4.5 लाख का है। उसमें से मैं शेयर कैपिटल, अरे
एक एक करके लिखते हैं यहाँ पे, मजा आएगा उसमें। इनिशियल कैपिटल, फंड अवेलेबल मुझे ढूंढना है, तो मेरे पास कैपिटल है 6.5 लाख का, ये पैसा मैं लेके आया हूं, ठीक है। देन ये पैसा मैं लेके आया हूं, ये भी पैसा मैं बाहर से लेके आया हूं, तो ये कैश आ रही है डिबेंचर से भी। कितनी थी डिबेंचर, 1 लाख रुपए के थे ना, 1 लाख रुपए के। बाद में पूरे साल बैठ के मैंने 50,000 रुपये बनाया है बैठ के, तो प्लस प्रॉफिट 50,000 रुपये, तो इसका टोटल आपका हो जाएगा 6, 7, 8 लाख रुपए। डन, ये आपका हो गया 8 लाख रुपए, 6.5 प्लस 50 माइनस 50, तो ये आपका हो गया 8 लाख रुपए। कैपिटल कैपिटल 6 लाख है, 6 लाख। इतना मैं घर से लेके आया हूँ डिबेंचर, इतना मैं उधार मांग के लेके आया हूँ, और इतना मैंने अपने दम पे है ना 1 साल में बना लिया है, तो ये हो गया मेरा 7.5 लाख रुपए। और सबसे पहले ये 7.5 लाख रुपए में से मैंने कितना रुपया डंप कर दिया, मतलब कि कितना रुपए मैंने अपने बैंक में डाल दिया, तो मैंने अपने फिक्स असेट में डाल दिया 4.5 लाख रुपए, इतना मेरा खर्चा हो गया है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास टोटल फंड बचेगा 3 लाख रुपए का। क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये आपका रहेगा, शॉर्टफॉल कितना हुआ, शॉर्टफॉल हुआ आपका 17,500। देखा, मतलब कि आपको फंड रिक्वायर था 3,17,500 और आपके पास पड़े ही 3 लाख रुपए है। अब जब पड़े ही 3 लाख रुपए, तो ये 17,500 रुपए मुझे कहीं तो एडजस्ट करने पड़ेंगे ना, मुझे ये कहीं से तो लेके आने पड़ेंगे ना, और कहीं से लेके तो मुझे करंट लाइबिलिटीज के अंदर 17,500 लाने हैं। तो ये 17,500 कैसे आएंगे, ये 17,500 मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट देगा, ओके, बैंक मुझे ओवरड्राफ्ट देगा। डन, तो इस हिसाब से हमारा बैलेंस शीट मैच हो जाएगा। ये बीओडी लिखने के लिए नीचे का नहीं बताओगे ना, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इतना इतना, शॉर्टफॉल हुआ 17,500, नहीं बताओगे ना तो भी चलेगा, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि जो वर्किंग कैपिटल है ना वो कैसे गिना जाता है। यहाँ का जो भी शॉर्टफॉल हमारा आ रहा था, यहां से हमारा जो शॉर्टफॉल आ रहा था, उतना ही शॉर्टफॉल हमारा टोटल बैलेंस शीट में था, ठीक है। क्यों था, क्योंकि हमने उतना बीओडी लिया होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे डन होता है। अब हमारा एक क्वेश्चन नंबर 2 बाकी है, इजी इजी पीजी क्वेश्चन है। एक 15-20 मिनट, एक आधा घंटा 15 मिनट मैक्स, 15 से 20 मिनट लेगा, देन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब एक 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, एक कंपनी है, a company considering its working capital investment and financial policy for the next year, estimated fixed asset and current liability for the next year are 2.6 and 2.30। फिक्स असेट और करंट लाइबिलिटी दोनों हमको यहाँ पे दे दिए। डन, estimated sale EBIT depend on a current asset investment, particularly inventories and book debts। The financial controller of the company is examining the following alternative working capital policy। पहली है, 3 टाइप की है, एक एग्रेसिव है, एक मॉडरेट है, और एक कंजर्वेटिव है। 4.5, तो उनमें उसका इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स दे दिया, एस्टिमेटेड सेल दे दिया और ईबीआईटी दे दिया, ठीक है। जैसे कि मॉडरेट के अंदर करंट एसेट में इन्वेस्ट किया है 3.9 CR का, 11.5 करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड सेल है उसका, और 1.25
1 करोड़ का उसका ईबीआईटी। वैसे तीनों पॉलिसी का हमें वर्किंग कैपिटल पॉलिसी दे दिया है। आफ्टर इवेल्यूटिंग द वर्किंग कैपिटल पॉलिसी, मतलब ये वाली वर्किंग कैपिटल पॉलिसी इन लोगों ने इवेल्यूएट की। द फाइनेंशियल कंट्रोलर हैज एडवाइज्ड द अडॉप्शन ऑफ द मॉडरेट कैपिटल पॉलिसी। वो क्या बोला है, पूरा ही इन तीनों का हमने एनालिसिस किया, उसके बाद हमें समझ में आ रहा है हमें मॉडरेट पॉलिसी चूज करना चाहिए। बोरोइंग, द कंपनी इज नाउ एग्जामिनिंग यूज ऑफ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग ऑफ फाइनेंसिंग इट्स असेट। ओके, अब वो क्या करेगी, ये मॉडरेट पॉलिसी के साथ वो अपना लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग का भी कैलकुलेशन करेगी। द कंपनी विल यूज 2.5 करोड़ इक्विटी फंड। कंपनी के पास 2.5 करोड़ इक्विटी फंड है। The corporate tax rate is 35%. The company is considering the following date alternative. Okay, ऊपर ये वर्किंग कैपिटल पॉलिसी के 3 अल्टरनेटिव दे दिए, उसके बाद हमें फाइनेंस पॉलिसी के 3 अल्टरनेटिव दे दिए। कौन से, सेम मॉडरेट एग्रेसिव एंड कंस्ट्रक्टिव। उसका शॉर्ट टर्म डेट कितना है, लॉन्ग टर्म डेट कितना है वो दे दिया है। इंटरेस्ट रेट एवरेज दोनों का दे दिया है कि अगर शॉर्ट टर्म डेट करेंगे तो हमें 12% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म करेंगे तो हमें 16% पे करना पड़ेगा। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना है, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर ईच पॉलिसी। तो जो हमारा वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ये ईच पॉलिसी के लिए वो हमें ढूंढना पड़ेगा। अब वो तीनों पॉलिसी के लिए मुझे क्या क्या ढूंढना है, नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन, रिटर्न एंड करंट रेशियो। ये तीनों चीज मुझे इन तीनों को ध्यान में रख के ढूंढना है वर्किंग कैपिटल पॉलिसी को। डन, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट को। फाइनेंसिंग फॉर ईच पॉलिसी, जो हमारा ये फाइनेंस प्लान लिया है उसके लिए भी हमें 3 चीज ढूंढना है। फाइनेंस प्लान अगर यूज करते तब हमारा नेट वर्किंग कैपिटल कितना होता है, रेट ऑफ रिटर्न कितना होता है और करंट रेशियो कितना होता है। तो एक एक करके ढूंढते हैं, ये थोड़ा अलग, पूरा सम ही अलग है। तो स्टार्ट करते हैं। अराउंड 2 पेज का एक 10 से 15 मिनट आपको ये सब में लगेगी। देन हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर ओवर हो जाएगा। ओके, तो हमें वर्किंग कैपिटल पॉलिसी सबसे पहले ढूंढना है। वर्किंग कैपिटल पॉलिसी, उसके अंदर हमें टोटल 3 पॉलिसी दी गई है। कौन कौन सी है, वो है सी, एम एंड ए। अपने शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं सी, एम एंड ए। डन, ये 3 पॉलिसी हमें दी है। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, इसमें हमें सबसे 3 चीज ढूंढनी है, नेट वर्किंग कैपिटल, रिटर्न ऑफ रेट ऑफ रिटर्न एंड करंट रेशियो ढूंढना है। ठीक है, तो अब अभी तक हम जो कर रहे थे ना उस सम से ये थोड़ा सम अलग जाएगा। ठीक है, सबसे पहले करंट असेट हमें है ना सम में ही दे दी है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे करंट असेट 4.5, 3.9 एंड 2.6। 4.5, 3.9 एंड 2.6। डन, तो ये हमें करंट असेट मिल गया। देखो, रेट ऑफ रिटर्न और वो सब ढूंढने के लिए है ना, हमें करंट रेशियो ये सब ढूंढने के लिए सारी बैलेंस शीट की कुछ फिगरें चाहिए। तो सबसे पहले हम वो फिगर्स निकालेंगे। ठीक है, अब मुझे अगर टोटल एसेट चाहिए तो करंट एसेट में मैं फिक्स एसेट ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल एसेट मिल जाएगा। तो फिक्स एसेट हमारे सामने हमें पहले ही बोल दिया है कि हमारा जो फिक्स एसेट है ना वो है 2.6 करोड़। तो यहां पे आ गया 2.6, 2.6, 2.6। तो अब आपको क्या मिल जाएगा, टोटल एसेट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं टोटल एसेट 5 and 6 1, 4 5 6 7.1, 9 6 5, 3 4 5 6.5 एंड लास्ट 6 6 2 2 2 4 1 5.20। डन, ये हमारा टोटल एसेट हमें सबसे पहले मिल गया। तो ये था हमारा नंबर 1, ये था नंबर 2, ये हमें मिला नंबर 3। 1 + 2 = 3। देन अब ये बात हो गई बैलेंस शीट में टोटल एसेट की बाजू हमारी कंप्लीट हो गई। अब क्या करेंगे, हम लाइबिलिटीज बाजू लेके आएंगे, करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज सब के अंदर क्या बोलिए, करंट लाइबिलिटी हमारी 2.34 CR, 2.34 CR, 2.34 CR। ओके, तो तीनों के लिए सेम ही बोला है, तो 2.34 CR। अब
करंट लाइबिलिटीज के बाद मुझे चाहिए उसके अलावा हमारा कैपिटल का पोर्शन कितना है, हमारा लॉन्ग टर्म डेट का पोर्शन कितना है, ये सब भी चाहिए। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है नेट वर्थ। वी वी हमें चाहिए नेट वर्थ। अब क्वेश्चन ये है कि हम नेटवर्थ ढूंढेंगे कैसे? नेटवर्थ हम ढूंढेंगे कैसे? तो अगर आपको बैलेंस शीट याद है तो बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? टोटल असेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। ओके, अगर मेरे पास टोटल असेट है और टोटल लाइबिलिटी को मैं दो चीज में बांटू, करंट लाइबिलिटी प्लस नेटवर्थ, डन। अब मैं कर दूं नेटवर्थ इज इक्वल टू करंट असेट माइनस, अरे टोटल असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो हमारे पास यहाँ टोटल असेट भी है, करंट असेट भी है। अगर इन दोनों के बीच में मैं माइनस का सिलसिला कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा नेटवर्थ, एंड साथ ही के साथ मुझे मेरा टोटल लाइबिलिटी भी पता चल गया। तो यहाँ पे मैं वी आई लिख दूं, तो टोटल लाइबिलिटी टीएल, टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी क्या होगा? टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। तो हमारा टोटल लाइबिलिटी क्या होगा? 7.1, 6.5 एंड 5.2, डन। अब मुझे नेटवर्थ चाहिए, तो नेटवर्थ क्या होगा? टोटल असेट्स में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दूं या टोटल लाइबिलिटीज में करंट असेट माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा। तो 7.1 माइनस 2.34, यहाँ पे हम रेफरेंस दे देते हैं। यहाँ पे हम रेफरेंस दे देते हैं। हम थर्ड में से आई वी माइनस करेंगे और आई वी प्लस वी कर डालेंगे तो हमें टोटल लाइबिलिटी मिल जाएगा, और आई प्लस टू कर डालेंगे तो हमें टोटल असेट मिल जाएगा। ठीक है, तो 7.1 माइनस 2.34, ये हमारा हो जाएगा 4.76, देन 6.5 माइनस 2.34, तो ये हमें मिल जाएगा 4.16, एंड लास्ट में हमारा होगा 5.2 माइनस 2.34, तो ये हमारा आ गया 2.86, डन। तो ये हमें सबसे पहले मिल गया। अब हमारे पास पूरी बैलेंस शीट आ चुकी है। अब मुझे मेरे सम में सेल्स दिया है, तो मैं सेल्स यहां पे ले लेता हूं। सेल्स के लिए क्या है? तो सेल्स हमारा है 12.3, 11.5, 10। तो 12.3, 11.5 एंड 10, डन। तो ये सेल्स के लिए हो गया। सेल्स के बाद मुझे ईबीआईटी भी सब में दिया है, आई वी वी आई, ये हमारा हो जाएगा वी आई आई। ईबीआईटी, अब ईबीआईटी हमें कितना दिया? 1.23, 1.25 और एक, तो ये हो गया 1.23, 1.15 और एक। ओके, 10% ही है, तो ये हमें ईबीआईटी मिल गया। अब सम में सबसे पहले मुझे क्या ढूंढने को बोला था? सबसे पहले मुझे ढूंढने को बोला था नेट वर्किंग कैपिटल। अब मैं सम की बात लिख रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले मुझे बोला था नेट वर्किंग कैपिटल ढूंढना है। अब नेट वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या होता है? तो नेट वर्किंग कैपिटल का मीनिंग होता है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो करंट असेट हमारा कहां पे? करंट असेट है हमारा आई, और करंट लाइबिलिटी आई वी। तो आई माइनस आई वी करूंगा तो मुझे नेटवर्थ मिल जाएगा, डन। तो आई है 4.5 और ये 2.34, तो 4.5 माइनस 2.34, तो ये हो जाएगा हमारा 2.16। देन हमारा सेकंड मॉडरेट पॉलिसी में 3.9 करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी है माइनस 2.34, तो ये हमारा हो जाएगा 1.56। लास्ट हमारा क्या है? लास्ट में हमारा करंट एसेट एग्रेसिव पॉलिसी में 2.6 एंड करंट लाइबिलिटी है हमारा माइनस 2.34, तो ये हमारा हो जाएगा 0.26, डन। तो ये हमें पहली चीज मिल गई। दूसरी चीज बी, बी हमें क्या ढूंढना था देख लेते हैं। नेटवर्किंग कैपिटल ढूंढना था, मिल गया। दूसरा हमें ढूंढना है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न अब हमें ढूंढना है। तो रेट ऑफ रिटर्न का मीनिंग होता है मैंने कितना असेट डिप्लॉय किया और उसके सामने मैंने कितना कमाया। मतलब ईबीआईटी डिवाइड बाय टोटल असेट। मैंने इतना असेट लगा के, इतना टोटल असेट लगा के मैंने इतना अर्निंग किया, तो मुझे रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो अब लिखते हैं
ईबीआईटी हमारा क्या है, ईबीआईटी है हमारा VII डिवाइड बाय हमारा टोटल एसेट है III थर्ड। तो मैं VII डिवाइड बाय III कर दूंगा तो मुझे मेरा रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा। तो एक एक करके अब ढूंढते हैं। तो हमारा ईबीआईटी है 1.23, 1.23 डिवाइड बाय 7.1, 1.3 डिवाइड बाय 7.1, तो ये हमारा हो गया 1.23 डिवाइड बाय 7.1 इंटू 100। तो ये हमारा पहला हो गया 70.32%। सेकेंड में कितना है, तो 1.15 डिवाइड बाय 6.5, तो ये हमारा हो गया 17.69%। ओके, परसेंटेज का बटन दबाना लास्ट में 2 पॉइंट कैसे, तो ईबीआईटी है 1 डिवाइड बाय 5.2 परसेंटेज, तो आपको मिल जाएगा 19.23%। तो हमें रेट ऑफ रिटर्न भी हमारा मिल गया। अब बारी है किसकी, अब बारी है करंट रेशियो की। डन। अब बारी है हमारे करंट रेशियो की। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो वही रेशियो हम यहाँ पे लगा देंगे, करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट असेट हमारी है नंबर 1 पर, और करंट लाइबिलिटी है हमारी नंबर IV, तो फोर्थ पर IV, आई डिवाइड बाय IV कर देंगे। आई है हमारा 4.5 एंड IV है हमारा 2.35, 4.5 डिवाइड बाय 2.34, तो ये हमारा हो जाएगा 1.92। सेकेंड हमारा हो जाएगा करंट असेट है 3.9 डिवाइड बाय 2.34, तो ये हमारा हो जाएगा 1.67। थर्ड हमारा है 2.6 डिवाइड बाय 2.34, 2.6 डिवाइड बाय 2.34, तो ये हमारा हो जाएगा 1.11। तो करंट रेशियो भी मिल गया, तो हमारा वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कितना है वो हमें मिल गया। क्या करना है, एक लास्ट 10 मिनट का सम बाकी है। ओके, हाँ सर्दी हो गई है। फाइनेंसिंग फॉर ईच पॉलिसी। अब मुझे फाइनेंसिंग करना है ईच पॉलिसी के लिए। अब ईच पॉलिसी का मतलब यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला भाई, अब जो भी हमारा कैलकुलेशन होगा ना, वो हम कहाँ करेंगे, अडॉप्शन ऑफ अ मॉडरेट वर्किंग कैपिटल पॉलिसी। मतलब कि जो मॉडरेट पॉलिसी है हमारी यहाँ पे, अब हमारा जो सेकंड वर्किंग होगा ना, पूरा का पूरा मॉडरेट के साथ चलेगा, पूरा का पूरा ऐसा स्टेटमेंट बनेगा हमारा। ठीक है, ऐसा का ऐसा हमारा पूरा का पूरा स्टेटमेंट बनेगा। करंट असेट से लेके फिक्स असेट, टोटल असेट, करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म डेट उसमें ऐड होगा, देन टोटल करंट लाइबिलिटी हमें मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट होगा। मतलब कि पूरा का पूरा हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम यहाँ पे रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें कौन कौन सी चीजें ढूंढनी है, हमें सबसे पहले यहाँ पे ढूंढना है नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन, तो वो मिल जाएगा। रेट ऑफ रिटर्न ऑन अ शेयर होल्डर्स इक्विटी, मतलब मुझे यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न अगर शेयर होल्डर की इक्विटी पे मुझे ढूंढना है, तो मेरे पास ईबीआईटी, उसमें से मुझे इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करना पड़ेगा, बाद में डिबेंचर का इंटरेस्ट, ये जो शॉर्ट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट का इंटरेस्ट भी मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे पूरा P&L भी बनाना पड़ेगा, और मुझे पूरा का पूरा हमारा बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा नेटवर्किंग कैपिटल के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा सेकेंड पॉलिसी हम लेंगे अब फाइनेंसिंग पॉलिसी। फाइनेंसिंग पॉलिसी में हम किसको मीडिएटर रखेंगे, हम मीडिएटर रखेंगे हमारी मॉडरेट पॉलिसी को। हमें जो भी हमारा वर्किंग अब लेना है, वो सब हम हमारा मॉडरेट पॉलिसी से वर्किंग उठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइनेंसिंग पॉलिसी। फाइनेंसिंग पॉलिसी कितने टाइप की है, तो फाइनेंसिंग पॉलिसी 3 टाइप की है। कौन कौन से उसके टाइप है, सेम, कंस्ट्रक्टिव, मॉडरेट एंड एग्रेसिव। कंस्ट्रक्टिव, मॉडरेट एंड एग्रेसिव, AMC। डन। तो ये 3 पॉलिसी हमारी चलेगी। अब मुझे बैलेंस शीट बनानी है, तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, नंबर 1 करंट असेट, जो सम के अंदर ही होगी। नंबर 2 मुझे चाहिए फिक्स असेट, जो मुझे सम से मिल जाएगी।
नंबर 3 मुझे चाहिए टोटल असेट, ठीक है। अब ये तीनों चीजें मुझे मॉडरेट की उठानी है, तो मैं क्या करूंगा, ये रही तीनों चीजें मेरी, डन। तो इसको मैं ले लेता हूं यहां से कॉपी, पेस्ट, ऐसा करो इसको, है ना, यहाँ पे लिख देते हैं, डन, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, डन। तो ये तीनों के तीनों की हमें टोटल एसेट मिल गई। अब बात कर लेते हैं करंट लाइबिलिटी की। करंट लाइबिलिटी, आईवी, हमारा आईवी हो जाएगा करंट लाइबिलिटी। तो उसकी बात करते हैं अब। तो करंट लाइबिलिटी हमारा इस केस में है, वो है करंट लाइबिलिटी हमारा मॉडरेट केस में 2.34, तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे, करंट लाइबिलिटी है 2.34, 2.34, 2.34। ओके। अब लास्ट सम में है ना, हमें गिनने के लिए इक्विटी इक्विटी नहीं दिया था, बट आप जब इस सम में देखोगे ना, नेक्स्ट मतलब ये पूरा नया ही सम समझ लो आप इसको, आप देखोगे ना, तो मुझे शॉर्ट टर्म डेट भी दिया है, लॉन्ग टर्म डेट भी दे दिया है, मुझे यहाँ क्या बोल दिया है, मुझे यहाँ पे है ना कंपनी का ये भी दे दिया है इक्विटी फंड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मैचिंग द कॉन्सेप्ट करके मैं यहाँ पे पूरा का पूरा मैच करूंगा अपना टोटल असेट से टोटल लाइबिलिटी। तो अब जो हमारा करंट लाइबिलिटीज है उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, उसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं शॉर्ट टर्म डेट ऐड कर दूं, क्योंकि ये करंट लाइबिलिटी का पोजीशन है। करंट लाइबिलिटी के अंदर इंक्लूसिव होता है शॉर्ट टर्म डेट। तो मुझे मेरा पुराना शॉर्ट करंट लाइबिलिटी पता है, नया मुझे मेरा शॉर्ट टर्म डेट मिलेगा 0.54, 1 एंड 1.5। तो वी शॉर्ट टर्म डेट, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म डेट हमारा था 0.54, 1, 0.54, 1, 0.54, 1 एंड 1.50, डन। तो अब मुझे क्या मिल जाएगा वीआई से, मुझे मुझे मिल जाएगा टोटल करंट लाइबिलिटी, और वो कैसे मिलेगा, आईवी प्लस वी करके। तो ये हमारा होगा 5678, 8.2, ये हमारा हो जाएगा 34, 3.34, ये हमारा हो जाएगा 4, 5678, 3.84, डन। तो ये हमारा हो गया टोटल करंट लाइबिलिटी। उसके बाद हमारे पास हमें लॉन्ग टर्म डेट दी है, तो लॉन्ग टर्म डेट हम ऐड कर लेंगे लाइबिलिटीज के अंदर, वी आई लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट हमारा कितना है, तो लॉन्ग टर्म डेट हमारा 1.12 और 0.66, 1.12, 0.66, डन। एंड लास्ट वाला है 0.16, डन। तो अब मुझे मिल जाएगा वी ट्रिपल आई, रहने दो, अपने इक्विटी कैपिटल इसका कोई नाम नहीं होता है। और इसके बाद वी ट्रिपल आई हमारे पास है, ये लॉन्ग टर्म डेट के साथ हमारा इक्विटी भी साथ में चलता है, तो इक्विटी भी हमें दे दिया है। तो इक्विटी हमारा कितना है, तो इक्विटी है हमारा 2.5 करोड़ रुपए, तो सब में हमारा इक्विटी रहेगा सेम 2.5, 2.5, 2.5। तो अब मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे अब मिल जाएगा टोटल लाइबिलिटीज, ये हमारा हो जाएगा वी आई के बाद आई एक्स टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी कैसे मिल रहा है, तो जो हमारा वी आई है, आई एक्स इज इक्वल टू जो हमारा वी आई है उसके साथ वी आई आई हो जाएगा प्लस वी ट्रिपल आई, ये तीनों का टोटल हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का टोटल ये है टोटल करंट लाइबिलिटी, और टोटल करंट लाइबिलिटी में ये दोनों भी मैं ऐड कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा अपना टोटल लाइबिलिटी। तो टोटल करते 2.88 प्लस 1.12 प्लस 2.50, तो ये हमारा हो जाएगा 6.5 करोड़। सेकेंड हमारा है 3.34 प्लस 0.66 प्लस 2.5, तो ये हमारा हो जाएगा इन टोटल में, ये हमारा हो जाएगा 6.50। ओके। थर्ड 3.84, 3.84, 0.16, 0.2.5, तो ये भी हमारा हो जाएगा 6.5। ओके। हमने ढूंढा है टोटल करंट लाइबिलिटी, तो ये और टोटल करंट लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी हमारा जो टोटल असेट है उससे मैच होना चाहिए, 6.5, 6.5, 6.5, 6.5, 6.5, 6.5, तो मैच है। तो हमारा जो बैलेंस शीट का हमने पूरा पोर्शन किया है, वो पूरा का पूरा पोर्शन क्या है, वो पूरा का पूरा पोर्शन हमारा सही है। ओके। अब हम नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट
नेक्स्ट हमें पी एंड एल बनाना है। पी एंड एल बनाने के लिए हमारे पास ईबीआईटी है, तो हम डायरेक्ट एक्स ईबीआईटी लिख देते। ठीक है, ये पूरा वर्किंग नोट ही है। 1.15 ईबीआईटी है, मॉडरेट के केस में 1.15 ईबीआईटी है, तो वो क्या रहेगा, यहां हम पूरा का पूरा मॉडरेट पॉलिसी यूज करें तो हर लेवल पे हमारा ईबीआईटी क्या रहेगा, सेम रहेगा, 1.15, 1.15 और 1.15। डन। तो हमें हमारा ईबीआईटी। अब इनकम स्टेटमेंट में हम ईबीआईटी में से सबसे पहले क्या माइनस कर देते थे, तो हम माइनस कर देते इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब यहां पे दो प्रकार का इंटरेस्ट है, ये रहा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, तो हम दोनों इंटरेस्ट यहां से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे इंटरेस्ट में लिखता हूं, सबसे पहले यहां पे है एक आएगा शॉर्ट टर्म और 3 लाइन छोड़ के एक आएगा हमारा लॉन्ग टर्म। डन। शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट केस में 0.54 के 12%, 0.54 इंटू 12%, तो ये हमारा हो जाएगा, पहले लिख देते। सेकेंड में 1 इंटू 12%, 1 इंटू 12%, एंड लास्ट वाले में 1.5 इंटू 12%, 1.5 इंटू 12%। डन। तो 1 इंटू 12%, ये तो हमारा हो जाएगा 0.12, 1.5 15 दूनी 1,80,000, मतलब कि 0.18। डन। एंड लास्ट का हम कर लेते हैं 0.54 इंटू 12%, ये हमारा हो जाएगा 0.06। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म का रेट है 16%। फर्स्ट पॉलिसी में 1.12 लग रहा है, तो 1.12 का 16% हमारा होता है, बाद में 0.66 का 16%, एंड लास्ट हमारा 0.16 का 16%। डन कर लेते। 1.12 इंटू 16%, ये हमारा हो गया 0.18, 0.66 का 16%, ये हमारा हो गया 0.11, एंड लास्ट वन इज 0.16 का 12%, ये हमारा हो गया 0.03, 0.16 का 12%, तो ये हमारा हो गया 0.03 नहीं, 0.02, 2.256 है, तो ये हमारा हो जाएगा 0.03। ओके, मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूँ, वो था 0.0256, तो ये हमारा हो जाएगा 0.03। ठीक है। ठीक है, अब ईबीआईटी में से मैं इंटरेस्ट का पोर्शन माइनस कर लूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो 1.15 माइनस 0.06 माइनस 0.18, तो ये हमारा हो जाएगा 0.91। सेकेंड का हमारा हो जाएगा 1.15 माइनस 0.12 माइनस 0.11, तो ये हमारा हो जाएगा 0.92। 1.15 माइनस 0.18 माइनस 0.03, तो ये हमारा हो जाएगा 1.3। डन। 1.15 माइनस 0.18 करूंगा, तो ही मेरा तो 0 के समथिंग आ जाएगा, 0.03। ओके, और 0.94। डन। 91, 92 एंड 94। अब हमारा टैक्स यहाँ पे दिया है, तो टैक्स हमने पढ़ा था कहीं पे, तो कुछ दिया था टैक्स के लिए, ये रहा। द कॉर्पोरेट टैक्स इज 35%, तो टैक्स एट द रेट 35%, तो 0.91 का 35% हमारा हो जाता है 0.32, जिसको हम माइनस कर देंगे तुरंत ही, तो ये हमारा आ जाएगा 0.59, ये हमारा आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। बाद में 0.92 का 35% करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 0.32, 92 में से 32 जाएगा तो रह जाएगा 0.16। 0.94 का 35%, ये हमारा हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 0.61, तो ये हमारा होगा 0.94, अरे यार माइनस स्कूल, 0.61। डन।
अच्छा ओके, मैंने डायरेक्ट 35% माइनस करके यहाँ पे 0.61 लिख दिया है। ठीक है, ये होगा हमारा 0.94 इंटू 60 पर 35%, तो ये हो गया हमारा 0.33, और ये हमारा हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 0.61। डन। तो ये हमें मिल गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। ओके, इनकम स्टेटमेंट और वो दोनों बन चुका है। अब करते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले ए, नेट वर्किंग कैपिटल। एक मिनट हो, ये इंटरेस्ट इंटरेस्ट ईबीआईटी लिखा, इंटरेस्ट को नाम देना है, इंटरेस्ट को कुछ नाम नहीं देना है, ईबीआईटी को नाम नहीं देना। चलो डायरेक्ट अपने कर ही लेंगे, कोई बात नहीं। और नेट वर्किंग कैपिटल हम सबसे पहले ढूंढेंगे। तो नेट वर्किंग कैपिटल का मीनिंग होगा टोटल करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट असेट है हमारी 1 एंड टोटल करंट लाइबिलिटी इस बार हम लेंगे 2.88। ठीक है, तो 3.9 माइनस 2.88, आई माइनस वी आई। डन। आई माइनस वी आई, यहां पे हम करेंगे आई माइनस वी आई, तो ये हमारा आ गया था पहला 1.02। ठीक है, देन 3.9। ओके, 3.9 तो कांस्टेंट है, तो 3.9 माइनस 3.34 माइनस 3.34, ये हमारा हो गया 0.56। एंड लास्ट 3.9 माइनस 3.9 माइनस 3.84, तो ये हमारा हो गया 0.06। तो ये हमें नेट वर्किंग कैपिटल हमें यहाँ पे हमारी मिल गई। सेकंड हमें क्या ढूंढना है, तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी। शेयर होल्डर का इक्विटी ढूंढने के लिए हमने क्या ढूंढ लिया, हमने ढूंढ लिया हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स, क्योंकि सिर्फ शेयर होल्डर की इक्विटी, शेयर होल्डर का कमाया हुआ पैसा कितना है, तो शेयर होल्डर का पैसा कमाया हुआ है अर्निंग आफ्टर टैक्स के बराबर। तो बी, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स इक्विटी। तो ये हमारा हो जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय टोटल असेट। तो टोटल असेट हमारा कितना है, अरे इक्विटी है, इक्विटी है, तो ये हमारा आएगा वी ट्रिपल आई इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी। डन। तो पहला है 0.59 डिवाइड बाय, हमारा इक्विटी सेम ही है याद रखना, 0.59 डिवाइड बाय 2.5, तो ये हमारा हो जाएगा 0.236। डन। तो ये पहला हमें हमारा मिल गया 0.236, जिसको हम लिख सकते हैं 23.6%। देन है 0.56, तो ये हमारा हो जाएगा 20.56 डिवाइड बाई 2.5, तो ये हमारा हो जाएगा 0.56 डिवाइड बाय 2.5%, तो ये हमारा हो जाएगा 20, गलत 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 गलत, अर्निंग आफ्टर टैक्स है हमारा 0.60 डिवाइड बाई 2.5, तो ये हमारा हो जाएगा 24%। लास्ट में हमारा 0.61 डिवाइड बाई 2.5%, तो ये हमारा हो जाएगा 24.4%। डन। तो इसी के साथ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर सब मिल गया। अब हमें ढूंढना है लास्ट में सी, करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट असेट हमारी है 3, नहीं, करंट एसेट है हमारी 3.9, जो सेम है करंट लाइबिलिटी। 3.9 डिवाइड बाई 2.30, अरे डिवाइड बाई 2.88 करना है, तो ये हमारा होगा आई डिवाइड बाई वी आई, आई डिवाइड बाई वी आई, तो 3.9 डिवाइड बाय 3.9 डिवाइड बाई 2.88, तो ये हमारा हो गया सबसे पहला 1.35। डन। सेकेंड देख लेते हैं, 3.9 डिवाइड बाय 3.34, तो ये हमारा हो गया है 1.617। एंड लास्ट हमारा हो जाएगा 3.9 डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी है हमारा, टोटल करंट लाइबिलिटी है हमारा 3.84, तो ये हमारा हो गया 1.02।
तो हमने हमारा ये भी करंट रेशियो भी ढूंढ लिया। इसी के ही साथ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा आज खत्म होता है। तो इसी के ही साथ हमारा ये अराउंड 30 मिनट्स लग गए इस सम को गिनने में। थोड़ा लंबा और लेंदी सम था। ये आएगा तो 10 मार्क्स के लिए ही आएगा, ऐसा कोई सम आएगा तो 10 मार्क्स या 8 मार्क्स के लिए। इसी के ही साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हमने अभी तक में टोटल 1 से लेके 4 चैप्टर पर 1 से लेके 5 चैप्टर कंप्लीटली इन डिटेल में करके हमने कंप्लीट कर दिए। आपको कहीं पे भी कुछ भी ना समझ में आए तो हमने बता ही दिया है। मेरा नंबर ले लो आप, मैं व्हाट्सअप चालू कर दूंगा 1-2 दिन में। मेरा नंबर है 81400 814 व्हाट्सअप नंबर 814004287 डन। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8140424877। इजी नंबर है, याद रह जाएगा। इस नंबर पे आप डायरेक्ट डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हो। डाउट का आंसर आपको 24 to 36 आवर्स में मिल जाएगा। ठीक है, देन चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। अपने जो भी सीए इंटर के फ्रेंड्स है जो May 26 में एग्जाम देने वाले, उनको भी बोल दो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डाउट सॉल्विंग के लिए मैंने अपना नंबर दे दिया है, तो मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना। मैसेज में आपको क्या देना होगा, आपका पूरा नाम, सिटी, स्टेट, देन योर डाउट। ओके, डाउट आप ऑडियो फॉर्म में दे सकते हो, अगर चैटिंग फॉर्म ना आए तो चैटिंग फॉर्म के अलावा, और चैटिंग में देना हो तो या तो इंग्लिश में लिखना या फिर हिंदी में लिखना, या तो फिर मुझे थर्ड लैंग्वेज आती है, वो है गुजराती। ठीक है, इन दिनों में से आप कोई भी लैंग्वेज में मुझे कर सकते हो। इसके अलावा मराठी, कन्नड़, मुझे एक भी लैंग्वेज नहीं आती है। ठीक है, तो डाउट गुजराती तो मेरे को पता है बहुत कम लोग प्रीफर करेंगे, इंग्लिश या तो हिंदी में ही आप ज्यादातर दोगे। तो अगर कोई गुजराती मीडियम गुजरात से है तो वो ऑब्वियसली गुजराती में लिख सकता है यार, मैंने कभी मना ही नहीं किया। ठीक है, तो आप इंग्लिश, हिंदी, गुजराती में लिख सकते हैं। ऑडियो में भी तीन ही लैंग्वेज, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी। मुझे मराठी, कन्नड़ कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है। ठीक है, मैं पहले से ही बता दूं। ओके, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू चैप्टर में।